अच्छा, इसमें से सब इंस्पेक्टर की तैयारी कितने लोग कर रहे हो? फॉर्म भरे होगे सब? हम्म। अच्छा देखो बेटा, जैसे अभी आप देख रहे हो कि इसके पहले जितने ही बार सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई तो विभाग ने करवाया है, मतलब पुलिस मुख्यालय के द्वारा आयोजित करवाया गया। ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ पीएससी जो है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को आयोजित करवा रही है ना। अब इसमें बहुत सारे चरण हैं। जैसे सबसे पहला इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड है, मतलब माप तौल होगा सबसे पहले, है ना। माप तौल होने के बाद में फिर इसमें प्रारंभिक परीक्षा है, उसके बाद से मुख्य परीक्षा है, ठीक। उसके बाद फिजिकल है, फिर साक्षात्कार है, और उसके बाद जाकर के इसमें सिलेक्शन होता है। प्रक्रिया काफी लेंदी है, लेकिन अगर सही दिशा में और सही मार्गदर्शन के साथ अगर हम तैयारी करें तो बहुत आसान गेटेबल जॉब है। इस बार 341 पोस्ट है ना। और लास्ट अभी आप देखें कि पिछली भर्ती प्रक्रिया जो थी, जो 2018 में निकली थी, उसका रिजल्ट आया 2024 में, और अब लगभग ट्रेनिंग भी उन लोगों की खत्म होने वाली है। तो इसी कड़ी में हम लोग सोचे कि क्योंकि 6 जनवरी से आपका जो माप तौल है वो शुरू हो रहा है, और क्योंकि यहां से पहला चरण प्रारंभ हो रहा है पुलिस भर्ती प्रक्रिया का, सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया का, तो यहीं से अब हमको ध्यान देना है कि प्रक्रिया जब शुरू हो गई है तो ये बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगी, तो सही दिशा में और सही तरीके से हम तैयारी कर पाए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मार्च के आसपास प्रारंभिक परीक्षा हो जाए, ठीक है, 2-3 महीने का समय देकर के मेंस का एग्जाम हो जाए, सब इंस्पेक्टर मेंस का। तो यहां से बहुत जरूरी है कि एक सही दिशा में हम तैयारी शुरू करें। रही बात पढ़ाने की और आप लोगों को मार्गदर्शन देने की, तो हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन आज एक खास अवसर पर जो हमारे यहां से चयनित छात्र हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि पिछले बार 975 के समथिंग कुछ पोस्ट था, तो उसमें बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुआ हमारे संस्थान से, और इतना सिलेक्शन था कि उसको प्रॉपर एक अगर हम लिस्टिंग भी करेंगे तो उतने सारे के सारे लोग नहीं आ सकते। तो उन्हीं में से कुछ जो अभी पद में है, जैसे आप देख रहे होंगे इधर विनोद है जो टीआई है वर्तमान में, एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में। इसके बाद सूबेदार हैं, सत्यम है जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, दीपक सिंह है, सत्यवान है, ठीक। ये सब लोग जो है आपका वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही ये लोग उस जगह से, उस दौर से, उस प्रक्रिया से गुजरे हैं। और जब आपके बीच में से कोई जाकर के सफल होता है और वो जब आपको अपनी कहानी और तौर तरीके बताता है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो चीजें हमें समझ में आती हैं। और ये मार्गदर्शन कार्यक्रम जो है इसीलिए रखा गया है ताकि आप लोगों का सही मार्गदर्शन हो सके, सही दिशा में आप तैयारी कर सके, ठीक। तो अब मैं जाऊंगा और जो भी हमारे जो आए हुए छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं, वो आएंगे, और तिवारी सर जी भी साथ में रहेंगे, तो वो आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। लास्ट में फिर जब आप लोगों को समोसा वमोसा खिलाया जाएगा तो हम आ जाएंगे खिलाने के लिए, ठीक है। तो आज सेमिनार का शुरुआत करते हैं, और जब क्वेश्चन पूछें, जब आपको मौका दिया जाए क्वेश्चन पूछने का, तो जरूर पूछें क्वेश्चन, पहली बात। और दूसरी बात, वाजिब क्वेश्चन पूछें, जो एक्चुअल तैयारी करने के दौरान समस्या आती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, पूछेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, ठीक। तो अब मैं उनको बुलाता हूं, ठीक है, गर्म जोशी से स्वागत करना। ठीक मुझे याद आता है बेटा, फरवरी 2023 में मेंस का परीक्षा होना था, उसके ठीक पहले हम लोगों ने ऐसे ही सेमिनार आयोजित किया था, और इसमें से जो 4 लोग हैं विनोद को छोड़ करके, वो लोग जस्ट यहां बैठे हुए थे ऐसे ही सामने, समझ गए। और आज वो 4 लोग यहां बैठे होंगे, तो बहुत संभव बात है कि आप जो वहां बैठ करके अभी सुन रहे हैं, कल आप भी यहां बैठ करके अपनी बातें लोगों को सुना पाए। इसलिए बहुत गंभीरता से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सेमिनार आपको एक सही दिशा दे सके, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया गया था, सभी कोई उपस्थित है, देख रहे हैं आप लोग सभी लोग, है ना।
वही मैं जो अभी आपको बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि ये वही लोग हैं, हमारे विनोद को छोड़ करके, टीआई साहब को, बाकी सब उधर बैठे हुए थे पिछले सेमिनार में, जो आज आप लोगों के प्रेरणा स्वरूप सामने बैठे हुए हैं। आप लोगों के बीच में से हर प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए, अप्स एंड डाउन्स को झेलते हुए आज सफलता को प्राप्त करके अब ट्रेनिंग भी अब पूरी होने वाली है। मार्च तक हो सकता है कि पीओपी भी हो जाए, पासिंग आउट, तो फिर उसके बाद अपने अपने थानों में जाकर के कार्य करेंगे और सही मार्गदर्शन आप लोगों को मिल सके, इसलिए ये सेमिनार और उचित मार्गदर्शन जो अभी ही हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं और जो उस नौकरी को कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं, इसलिए आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। और कोई भी चीज हम लोग शुरू करें उसके पहले जो सफल हुए उनका सम्मान जरूरी है, तो मैं चाहूंगा लाकर के दें तिवारी सर के हाथों से बुके जो है वो दिया जाए सम्मान स्वरूप। डेविड, सबसे पहले विनोद भास्कर को, जो वर्तमान में टीआई है, एंटी करप्शन ब्यूरो। इसके बाद मैं चाहूंगा कि वैसे तो कोई वरीयता क्रम हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे लिए सब बराबर है, फिर भी दीपक की मांग है कि पहले सूबेदार साहब का सम्मान किया जाए, इसलिए तिवारी सर सत्यम का सम्मान करें। सूबेदार है वर्तमान में। इसके बाद दीपक सब इंस्पेक्टर हैं। इसके बाद सत्यवान, ये भी सब इंस्पेक्टर हैं। इसके बाद अश्विनी का बुके से स्वागत करेंगे। और अंत जो होती है वो हमेशा नए आरंभ की दस्तक होती है, तो अंत में हमारे प्लाटून कमांडर साहब का सम्मान किया जाएगा। और एक खास बात यह है कि न केवल हम लोगों ने इस बार तय किया है कि केवल आपको रिटेन की तैयारी करवाएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों के फिजिकल में भी, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको कौन सा पद मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा या आप उससे बाहर हो जाएंगे, तो इसके लिए फिजिकल की तैयारी करवाने के लिए भी हमारे पास विशेष तौर पर सर को हमने बुलाया है। श्री किशन सर हैं, एक्स इंडियन आर्मी, जो कि अभी आपको तैयारी करवाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट चयनित हुए इनके माध्यम से। कृपया आप लोग विराजमान हो जाएं, फिर शुरू करते हैं हम शो। तो ये सम्मान जो है बेटा, मतलब जब एक शिक्षक अपने छात्र का सम्मान करता है ना, तो उससे बड़े गर्व का क्षण कुछ भी नहीं हो सकता उस शिक्षक के लिए। तो बहुत खुशी है कि आज ये सब लोग हमारे बीच में उपस्थित है आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। मैं चाहूंगा कि तिवारी सर कुछ बातें बताएं, उसके बाद से आप प्रक्रिया को समझें, फिर हम तैयारी कैसे करेंगे कोचिंग में, उसके बाद में लास्ट में आपको हम बताएंगे। सर, पहली तो होती है अपने लक्ष्य को समझना, तो आप यहाँ पर गंभीरता से इन चीजों को समझेंगे। और फिर दूसरा ये होता है कि लक्ष्य कितनों भी बड़ा हो, कितनों भी कठिन हो, हमको निरंतरता बनाई रखनी पड़ती है और एक प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे पीएससी की परीक्षा है, उसमें प्री मेंस इंटरव्यू है, तो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, प्लस फिजिकल है। एक चीज और जुड़ जाती है। ऐसा लगता है कि चीजें कठिन हैं, हमारे पास समय का अभाव है, हम कैसे करेंगे। तो जो परिस्थितियां आज आपके सामने हैं, वही परिस्थितियां चयनित लोगों के सामने भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां आज कुछ हैं, पहले कुछ और थी। तो आप जब इनसे सुनेंगे तो ये अपने अनुभव जब आपको बताएंगे, तो आपको निश्चित रूप से अपनी रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
विषय की क्या गंभीरता होती है, किस सब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है, समयबद्ध तरीके से तैयारी करने में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, और एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करना और अनियंत्रित तरीके से तैयारी करना, दोनों में अंतर क्या होता है, ये मैं ना बोलूंगा, जो चयनित हुए हैं, जिन्होंने पोस्ट पाया है, वो खुद आपके सामने बोलेंगे। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से अपना सही और सच्चा अनुभव आपके सामने रखेंगे। आपके मन में जो भी डाउट होगा, जो भी संदेह होगा, वो आप इनसे पूछें। और उद्देश्य ही है सेमिनार का कि आपकी रणनीति का तरीका आपके सामने स्पष्ट हो। बहुत जल्दी परीक्षा आने वाली है, मार्च में ही प्री हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो हम 2 महीने में कैसे करें? तो प्री और मेंस पे एक साथ फोकस न होकर के पहले तो हम प्री निकालने पे फोकस हो जाएं, फिर उसके तुरंत बाद हमारी रणनीति किसकी बन जाएगी? मेंस की बन जाएगी। हम कितने दिन में कैसे प्री की तैयारी कर सकते हैं और कितने दिन में कैसे हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, सब आपको अभी सुनने को मिलेगा। और इसके बाद आप जुट जाएं, कार्य में लग जाएं, और हमारी संस्था पूरी ईमानदारी से आपके कार्य में मदद पहुंचाएगी। एक निश्चित समय सीमा के अंदर हमारा लक्ष्य है कि आपकी परीक्षा के जितने दिन बचे होंगे उतने दिन में आपका हम पाठ्यक्रम पूरा कराएं, आपका टेस्ट लें, आपको हम तैयार करें, ताकि आप अभी क्या निकालने में योग्य बन जाएं, प्रारंभिक निकालने में योग्य बन जाएं। फिर वैसी मेंस में आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं, हमने पढ़ाया तो वास्तव में इनको मदद मिली या नहीं मिली, ये स्वयं बताएंगे। तो जिनका चयन हुआ है वो आपको बताएंगे, और आप इस लक्ष्य से डरेंगे नहीं, आप इस लक्ष्य को बड़ा आसान समझेंगे जब चयनित व्यक्ति आपको समझाएगा कि ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने थी, हमने कैसे उसका सामना किया। तो ज्यादा मैं समय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत लोगों को सुनना है, उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी करने हैं। इस सेशन को पूरा अपने लिए क्या करें, उपयोगी बनाएं, ताकि आप बहुत जल्द सफल हो। इसके साथ में इतनी शुभकामना देकर के बात का आगे प्रारंभ करने के लिए अन्य वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा। दीक्षित सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और मैं चाहूंगा कि इस वर्ष आप सभी सब इंस्पेक्टर बने। तो कितने लोगों के मन में है कि हमको पुलिस बनना है, सब इंस्पेक्टर? कई लोग का हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो सफर लंबा रहेगा, और मैं चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर जो परीक्षा होता है वो सबसे अधिक चरणबद्ध पेपर होता है। आप पीएससी भी देंगे तो 3 चरण में पेपर खत्म है, लेकिन सब इंस्पेक्टर पेपर ऐसा है जो लगभग 5 चरण में समाप्त होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रणनीति तय करना होगा। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो उस पर फोकस करना होगा, और उसी के साथ आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप इस लक्ष्य को पाएंगे। वहां से वो दरवाजा जो पीछे है, वहां से यहां तक आने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन वो यहां से आप ऊपर बैठोगे ना, उसमें मेहनत लगता है। तो मैं चाहता हूं आप सभी ऐसा मेहनत करें कि यहां से यहां आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि इस सेशन को हम वार्तालाप से शुरू करें आपस में। तो किसी के मन में कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो, सब बैठे हैं, आपके डाउट क्लियर करेंगे। माइक। डाउट, क्वेश्चन? तो मैं शुरुआत दीपक ठाकुर से करना चाहूंगा, जो हमारे सब इंस्पेक्टर है भावी। हेलो जी, प्रणाम सर जी। सर एसआई में जो है मैं फर्स्ट टाइम मतलब उसमें डाली हूँ, तो उसको किस प्रकार से मतलब स्टार्टिंग किया जाए, और अभी जो 7 जनवरी है मेरा वो जो शारीरिक माप तौल होता है वो है, तो उसके लिए समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। शुरुआत से आप बता सकते हैं इसके लिए? जी सर। आपका 7 को है ना पीएससी टेस्ट होगा, उसमें कुछ नहीं है। आपको जो एडमिट कार्ड होगा वो लेके जाना है पहली बात। उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 10th 12th आधार कार्ड, फोटो, ग्रेजुएशन का, और अगर कोई खेल वगैरह एनसीसी वगैरह का हो सर्टिफिकेट हो सारे, और उसके 2-3 प्रिंट आउट निकाल के उसको लेके जाना है। वहां पर एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है पीएसटी में, जिसमें आपका हाइट का मेजरमेंट होगा,
चेस्ट का मेजरमेंट होगा, उसके साथ में फ्लैट फुट और नॉक नी। फ्लैट फुट में क्या होता है, गीली बोरी रखते हैं, उसमें पैर, नंगे पैर इंसान को चलना रहता है, उसके बाद फिर सामने एक टाइल रहता है, उसमें चलते हैं। तो जो पैर के बीच में ऐसा हल्का सा गड्ढा टाइप का होता है ना, वैसा होना चाहिए पैर नॉर्मल। और किसी का अगर फ्लैट फुट रहता है तो उसको बाहर करते हैं उससे, है ना। उसके अलावा चेस्ट में जैसे मेल के लिए है ना 81 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा जाता है नॉर्मल कंडीशन में। फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए चेस्ट फूलने पे। हाइट उसमें शायद आपके नोटिफिकेशन में आ गया है 168 सेंटीमीटर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी, और शायद एससी के लिए भी वही है ना। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हमारे टाइम में मिला था, इस बार है कि नहीं लिखा होगा नोटिफिकेशन में। एसटी वाले लोग को 5 सेंटीमीटर का छूट मिला था बॉयज को। गर्ल्स के लिए 153 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर हाइट, है ना। उसमें भी छूट वगैरह का शायद 153 सबके लिए था, वो उसमें छूट नहीं दिए थे शायद, 153 सभी के लिए था ना। ये सारे टेस्ट होते हैं पीएसटी में। मन में डाउट लेके नहीं जाना है कि वहां पर फिजिकल टेस्ट होने लगेगा, उसके लिए है अलग से एक स्टेप, उसके लिए डिसाइडेड है, मेंस के बाद होगा वो। इसमें नॉर्मल मेजरमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। उसके बाद होगा प्रीलिम्स का एग्जाम। प्रीलिम्स का एग्जाम 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर होते हैं टोटल पेपर के, और माइनस मार्किंग नहीं था हमारे टाइम, इस बार भी शायद माइनस मार्किंग नहीं है। उसमें इंडिया जीएस के 35 क्वेश्चन, जिसमें इंडिया जियोग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट हो गया, इसके साथ और क्या था इंडिया में, लगभग यही सब सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है। इसके बारे में 35 क्वेश्चन इससे आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ जीके से आएंगे। 35 और 25 कितना हो गया, 60 क्वेश्चन, है ना। 10 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, कितना हो गया 60 और 20 80 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, कितना हो गया 90। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के और 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। नॉर्मल पेपर होगा। पीएससी ले रहा है इस बार, पिछले बार व्यापम लिया था। वनडे एग्जाम में ऐसा देखा जाता व्यापम का पेपर ज्यादा टफ होता है, जैसा मैं एग्जाम देने में फेस किया हूं, व्यापम का पेपर वनडे एग्जाम में ज्यादा टफ होता था, जबकि पीएससी का एज कंपेयर टू व्यापम थोड़ा इजी होता था। और सब इंस्पेक्टर में इतना वरीड होने का नहीं है कि मतलब पीएससी ले रहा है तो, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में अगर आपको बाहर होना है तो 5 चरण है, कहीं भी आप बाहर हो सकते हैं। प्रीलिम्स में एक जनरल जो पूछा जाता है नॉर्मल लेवल, उतना ज्यादा टफ लेवल का भी नहीं रहेगा। मन में डाउट नहीं लाना है कि एकदम ज्यादा टफ होगा पीएससी ले रहा है तो, ऐसा करके बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा कि पिछले बार तो व्यापम लिया था, पिछले बार इजी हुआ था, इस बार पीएससी ले रहा है, ऐसा चल रहा है ना। ऐसा सुनने में आता है, हमारे पास भी बहुत सारे लोगों का मैसेज वगैरह आता है कि सर इस बार पीएससी ले रहा है, पेपर का लेवल बढ़ जाएगा क्या करके। पेपर का लेवल वही रहेगा, आपको अपने तैयारी पे भरोसा रखना है। कौन से पोर्शन आपके अच्छे हैं उसको और अच्छा करना है ताकि वहां गलतियां ना हो। कोई पोर्शन हो सकता है कि कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, उसका मैथ्स वीक हो, तो उसको डेली समय देना है। कोई चीज वीक नहीं होता किसी का, मैं ऐसा मानता हूं। रेगुलर अगर प्रैक्टिस किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। तो आपको कंटिन्यू बने रहना है अपनी स्टडी में। प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स में के बाद मेंस के लिए 20 गुना लोगों को लेते हैं। 341 पोस्ट है इस बार, तो 341 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, कोई एक मोबाइल से कैलकुलेट करके बताए, लगभग 7000 के आसपास। लेकिन अंतिम जो 7000वां नंबर में रहेगा उसका जो मार्क्स रहेगा, अगर उसके नीचे भी और सेम मार्क्स के लोग हैं तो ये कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि उतना ही लेना है। मतलब अंतिम जो रैंक होगा उसके बराबर मार्क्स वाले लोग को, अगर 100 लोग भी हैं, 150 लोग भी हैं, तो उनको उसमें सम्मिलित किया जाता है मेंस के लिए। मेंस में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है अपना लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी, इस लैंग्वेज के बारे में जानकारी पूछा जाता है। उसमें 75 क्वेश्चन, पिछले बार लगभग 63 क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था और 37 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे। यही रेशियो रहता है, उसमें 75 और 25 का दिया है सिलेबस में, लेकिन पिछले बार कुछ ज्यादा पूछा गया था इंग्लिश का, 37 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए अपन को लैंग्वेज के लिए, अब मैं पिछले बार के एग्जाम का बताऊं अगर मेंस का, तो तिवारी सर जो मेंस में हम लोग को पीएससी के मेंस में जो नोट्स बनवाए थे, 63 क्वेश्चन में से 58 क्वेश्चन एज इट इज मेरे नोट्स से आए थे, उस कॉपी से। बुक पढ़ने का छोड़ो, कॉपी से पूरा एज इट इज क्वेश्चन आए थे। तो आपको जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें फेथ करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं तभी आगे का दूसरा सोर्स देखिए और उससे तैयारी करिए। क्या होता है,
मार्केट में जाते हैं, खड़े होते हैं, लोरा बुक डिपो हो गया, श्री बुक डिपो हो गया, तो बहुत सारे नए नए बुक दिखते हैं, ऊपर में अच्छा कवर दिखता है, खरीद के ले आते हैं बुक। घर में जो बुक पढ़ा है उसको पढ़े नहीं है पहले, होता है ना ऐसा। और बुक खरीदने का मतलब चूल मचा रहता है, ऐसा तैयारी करने आते हैं तो लगता है कि बहुत सारा बुक हम खरीद के रख लें, और इकट्ठा करते जाते हैं एक एक सब्जेक्ट का 3-3, 4-4 बुक। पता चल रहा है कोई एक को भी अच्छे से पढ़े नहीं है, लेकिन बुक मटेरियल ऐसा हम लोग भी किए हैं, इसलिए बता रहा हूं। मेरे पास भी एक एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 बुक हो गए सर एक टाइम पे, और बाद में जब देखे तो पता चल रहा है इसका 2-3 पेज ही पढ़े हैं, उसको खोले ही नहीं है। ऐसा होता है ना। फिर लास्ट में किसी एक बुक को पकड़ना है और उसको बार बार, यहाँ जो बुक मिलता है मुस्कान पब्लिकेशन का हिंदी का, सफिशियंट है। समग्र हिंदी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। विशिष्ट हिंदी को भी पढ़ ले रहे हैं ना तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। जो पतली वाली बुक मिल रही, अगर उसको कंप्लीट कर दिया फिर समग्र के लिए बुक तिवारी सर का जो मोटा पिकासो पब्लिकेशन वाला जो बुक है उसमें आप जाइए। हिंदी हो गए। इंग्लिश तो भाई अपना माशाअल्लाह था, आप लोग का नहीं पता कैसा है ना। सूबेदार साहब का अच्छा था, सूबेदार साहब बताएंगे, इंग्लिश से अच्छा बोलते हैं, है ना। तो ये बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे करना है। अपन को उतना नहीं पता, अपन जितना वो आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, ये सबसे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो बन रहा था उसको अपन बनाए। तो लगभग पहले पेपर में 75 के आसपास क्वेश्चन अपना सही हुआ था, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं रहता है, 1-2 तुक्का भी लग जाता है। आप लोग का भी लगेगा, है ना। कोई मत बोल देना कि पूरा मैं पढ़ के गया तो वही आया था, तुक्का लगेगा, भयंकर लगेगा तुक्का। दिन अच्छा रहा तो सब सही जाता है ना। और दिन का नहीं है, समझ सोच लेना कि दिन ही अच्छा रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए उसके साथ, है ना। तो ये हो गया पहला पेपर। दूसरा पेपर, इस बार पहले पेपर में क्या किया है चेंज, हम लोग जो देखिए, पहला पेपर हमारे टाइम में 3 घंटे का था, इस बार उसको 2 घंटे का कर दिया है ना। पहले सिर्फ मैथ्स रीजनिंग का पेपर हमारे टाइम में 2 घंटे का था, इस बार क्या किया है लैंग्वेज के पेपर को भी 2 घंटे का कर दिया। लेकिन उसमें वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में बना के 1 घंटे हम लोग भी सोए ही थे। आप लोग भी 2 घंटे टाइम सफिशियंट है। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन रहता है हिंदी का। इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा लंबा दे देता है, कभी कभी समरी दे देता है, उससे क्वेश्चन पूछा था पिछले बार, है ना। तो इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगता है। हिंदी का क्वेश्चन तो आप, मेरे को लगता है अगर 60 क्वेश्चन आता है तो आधे घंटे सफिशियंट है, अगर आप पढ़े हैं तो। और नहीं पढ़े हैं तो फिर 2 घंटे भी कम पढ़ेंगे, है ना। दूसरा पेपर है जीएस का। जीएस में डिफाइंड है कितना कितना क्वेश्चन पूछेगा। जीएस में इंडिया जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, ये दोनों को कंप्लीट करना है अपन को मेंस के टाइम में अच्छे से। तीसरा पेपर है मैथ्स और रीजनिंग, और यही मेरे को लगता है मेन पेपर है ना। यहीं पर लोग पिछड़ते हैं और यहीं पर लोग आगे होते हैं। कितने लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं? लगभग 10-15% लोग, है ना। बाकी लोग को मैथ्स से डर लगता होगा, मैथ्स का फोबिया होगा, है ना। कैसे बनेगा, कैसे इन लोग बना लेते हैं। क्लास में भी ऐसे बैठते होंगे तो वो आंसर बता देता होगा, तो बाकी लोग को ऐसा मन में लगता होगा कि अरे यार मेरे से कैसे नहीं बना, वो बना लिया। फिर कंपेयर करने लगते हैं अपन, है ना। तो वो क्यों बना ले रहे हैं? क्योंकि वो 11th-12th भी क्या किया है, मैथ से पढ़ा है, उसके बाद आगे का ग्रेजुएशन भी मैथ से किया है। आप उतना टाइम अभी नहीं दिए हो, आपको भी वो टाइम क्या करना पड़ेगा। अभी उस टाइम नहीं दिए तो अभी देना पड़ेगा, है कि नहीं। सिंपल है। उस टाइम नहीं दिए तो अभी वो टाइम को आपको लगाना पड़ेगा। अभिजीत सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं, मतलब यहां जितने लोग हम लोग पढ़े हैं, हम लोग को पता है कि वो 4 चीजें आनी चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। और मैं समझता हूं ये सबको आता ही होगा। किसी को भाग देने में दिक्कत है क्या? ऐसे अपॉन में लिखते हैं फिर काटने में ऐसा दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना। तो बस ये 4 चीज आएगा, बाकी सर कर देते हैं। सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, बहुत आराम से पढ़ाते हैं। उनको लेके चलते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। जो बना लेते हैं उनको बोलते हैं तेरा बन गया ना बेटा, तू चुप बैठ। ऐसे ही बोलते हैं ना सर, तू चुप बैठ, बाकी लोग को समझने दे। तो यहां मैथ्स बहुत आराम से आपको बताया जाता है। और आपको करना क्या है मैथ्स में, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस मांगता है। मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड अप आएगा और इंप्रूव कर पाएंगे उस चीज को। मैथ्स हो गया। रीजनिंग, अब इसमें कोई नहीं बोल सकता कि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था। रीजनिंग पूरा आपके तर्क शक्ति पे डिपेंड करता है। रीजनिंग में क्वेश्चन पिछले बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 66 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछ दिया था मेंस में, और मात्र 34 क्वेश्चन ही किससे थे, मैथ्स से थे। और रीजनिंग इतना टफ पूछा था हमारे टाइम में कि मतलब टफ नहीं था, वो लेंदी था। 2 घंटे के पेपर में उसको पूरा मैथ्स को बना पाना, रीजनिंग को, मतलब पाई डायग्राम, पाई चार्ट जो पढ़ते हैं अपन, सिंगल पाई चार्ट पढ़ते हैं, डबल पढ़ते हैं, पिछले बार ट्रिपल तक पूछ दिया था।
एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 पाई चार्ट का एनालिसिस करना पड़ रहा था। टाइम टेकिंग था, टफ नहीं बोलूंगा, टाइम टेकिंग था। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे डेली। आप अभी से शेड्यूल में ये बना लीजिए कि हिंदी और मतलब लैंग्वेज और मैथ्स रीजनिंग आपको डेली 2-2 घंटे 4 घंटे इनको तो देना ही है। जीएस तो ठीक है, जीएस पढ़ना है, लेकिन 4 घंटे अभी से आप आज से डेली से शेड्यूल बना लो, क्योंकि पेपर सिलेक्शन में बहुत अहम रोल रहेगा दोनों सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का और मैथ्स रीजनिंग का। ये होते हैं मेंस के एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे का पेपर होता है मैथ्स रीजनिंग का भी। टाइम टेकिंग है पेपर थोड़ा सा, लेकिन समय अपन को कम मिला है। इसके बाद क्या होता है, मेंस के बाद, मेंस एग्जाम के बाद, प्री के बाद कितने लोग दिलाए थे, 20 गुना। मेंस के बाद 5 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, फिजिकल एग्जाम के लिए। फिजिकल के लिए ऐसा है कि कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको लाके क्रैश कोर्स दे दिए या जड़ी बूटी कोई पिला दिए तो आप जाके दौड़ लोगे ग्राउंड में, ऐसा नहीं है ना। उसके लिए मेहनत लगेगा, पूरा लगेगा। तो जिसका वीक है वो अभी से हल्का फुल्का रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दो, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि अभी से फिजिकल का तैयारी करने लगे और मेंस में फेल हो गए, ऐसा नहीं। अभी मेन फोकस किसमें होना चाहिए, एग्जाम में, क्योंकि सीट कम है, कैंडिडेट ज्यादा है, तो इस बार किसमें ज्यादा अपन को फोकस करना है, पहले एग्जाम में। लेकिन बॉडी को मोबिलिटी कंडीशन में लाने के लिए क्या करना है, हल्का फुल्का रनिंग अभी से स्टार्ट रखना है, ताकि एक ही बार में एक्सेस न पड़े। क्या होता है, हमारे टाइम में भी ये हुआ, हम लोग भी नहीं करते थे, मतलब फिजिकल की तैयारी 1 महीने में ही किए, लेकिन 1 महीने में सुबेरे शाम मिला के 8 घंटे ग्राउंड में बिताते थे। उस लेवल का डेडिकेशन, मतलब सुबेरे 5 बजे ग्राउंड जाते थे, हम लोग साथ में जाते थे तीनों, एक ही जगह 5 बजे जाते थे, पता चला वहीं दोपहर में सो जाते थे ग्राउंड में ही, क्योंकि शाम को फिर आना ही है तो क्या करेंगे, रूम जाके वहीं सोते हैं करके। और मैट रखते थे, वो ग्रीन मैट जो तो बिछा के पेड़ के नीचे सो जाते थे छठ घाट में। ऐसा कंडीशन हो जाता था, इतना थकान, एक दूसरे का पैर का मालिश करते थे। ऐसा बॉयज लोग में हो जाता है ना, गर्ल्स लोग का नहीं पता, बॉयज लोग में सहयोग की भावना ज्यादा होती है। तो बॉयज लोग, हम लोग भाई उस टाइम में आता है, इंजरी आता है बहुत सारा। 1 महीने में हम वो लोड देना चाह रहे हैं जो हमको बचपन से करना चाहिए था, अपने शरीर को फिट रखने के लिए। ऐसा नहीं होता है, बैठ के यहाँ पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में सब क्या होता है, अनफिट हो जाते हैं ना। फिर बाद में जब ग्राउंड जाते हैं तो पता चलता है सब सारी चीजें, कहीं का नस खींच रहा है, कहीं कुछ क्रैम्प आ रहा है, कितने लोग का ऐसा भी हुआ कि फ्रैक्चर भी आया तैयारी के टाइम में। तो फिजिकल अभी से हल्का फुल्का अपन को क्या करना है, तैयार करते रहना है। उसमें क्या होता है फिजिकल में, जैसे फिजिकल टेस्ट दिलाने हम लोग गए, सुबह 5 बजे हम लोग को वहां पर लाइन लगाना पड़ा था, 4:30-5 बजे बैठा के रखे। वहां पर आपके धैर्य की परीक्षा होती है ना। पुलिस का जानते हो ना क्या है ध्येय वाक्य, धैर्य और साहस। तो धैर्य का असली परीक्षा तो मैं देखा फिजिकल के दिन में। रात को, मतलब सुबह 5 बजे गए हैं, रात को 9 बजे 1500 मीटर दौड़े हैं हम लोग। बारिश का दिन था हमारे टाइम में, इस बार नहीं पता कब हो रहा है डेट। हमारे टाइम में बारिश का दिन था। इवेंट ऐसे हुए कि मतलब 5 बजे सुबह हम लोग को लाइन लगवाए, बैठाए, पूरे लोग बैठे हैं। 100 मीटर का दौड़ पहले हुआ था, सबसे पहले वो हमारा जाके 9 बजे हुआ था। 4 घंटे हम लोग बैठे थे। 4 घंटे बाद अचानक चलो खड़े हो जाओ तुम लोग, टोली बनता है वहां पर, टोली वाई जैसे भेजे, तो वहां पर 9 बजे हम लोग 100 मीटर का दौड़ दौड़े। 100 मीटर, 1500 मीटर, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये 5 चीजें होती हैं। उसके लिए भी क्राइटेरिया डिसाइड है। हाई जंप में शायद 5 फीट में पूरा नंबर है, ऐसी अपना लॉन्ग जंप में 19 फीट था ना, 19 फीट में 14 से स्टार्ट था, 19 फीट में फुल नंबर। 12 मार्क्स के हिसाब से उसमें मार्किंग होता है। एक स्टेप, जैसे 5 स्टेप में, उसको हर इवेंट को 5 स्टेप में बांटे हैं। गोला जैसे है 6 मीटर तक 0 नंबर, 6 मीटर में शायद 12 से चालू करते थे, 6 मीटर में 12 नंबर, 7 मीटर फेंके तो 24, ऐसे करके 12-12 नंबर में बढ़ता है। 300 नंबर का फिजिकल एग्जाम होता है। मेंस 600 नंबर, 300 नंबर फिजिकल और 100 नंबर का इंटरव्यू, 1000 में मेरिट बनता है। तो ये फिजिकल टेस्ट हो गया। फिजिकल टेस्ट के बाद होता है अपना क्या, फिजिकल टेस्ट के बाद जो पास हुए उसमें इंटरव्यू के लिए टोटल पद के 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कुछ नहीं है, मतलब आपका नॉलेज चेक करने के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, नॉलेज देने के लिए पेपर हो चुका है आपका ऑलरेडी, मेंस हो गया, प्री हो गया, आप नॉलेज अपना प्रूव कर चुके हो। अगर इंटरव्यू तक पहुंचे हो तो उन लोग भी समझते हैं कि पढ़ा लिखा है तभी यहां तक पहुंचा है। वहां पर आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपका गेस्चर देखा जाता है, आप कितने कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे रहे हैं। अगर नहीं पता है तो भी उसमें सॉरी सर बोलना है, कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि उसमें टेंशन ले लेना है कि नहीं पता। हर चीज आपको पता नहीं हो सकता ना। यहाँ सर लोग बोलते हैं ना,
अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मामा का नाम क्या है तो आपको पता है, मैं पूछ दूं मेरे मामा का नाम क्या है, आपको पता है क्या? तो होगा। उन लोग भी ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के पूछेंगे कि एक आध क्वेश्चन आप नहीं दो। वो किस लिए ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन? ताकि उस टाइम आप कितना पेशेंस से, कितना धैर्य का परीक्षा देते हुए, कितना अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए आप अगले क्वेश्चन के लिए रेडी है। उस टाइम एकदम अच्छे से पोस्चर अच्छा रखते हुए बोलना है कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बस सिंपल ग्रीट करना है सबको अंदर जाने के बाद। प्रॉपर हल्का सा स्माइल रखना है चेहरे में, है ना। इंटरव्यू होता है, इसके बाद फिर आगे जब सिलेक्शन लिस्ट आता है, सिलेक्शन के बाद फिर मेडिकल और आपका चरित्र सत्यापन, है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका पुलिस विभाग ही चेक करती है, इंटरनली चलता है, आपको पता नहीं चलेगा। हर थाने में जहां आप बचपन से रहे हैं, पढ़ाई किए हैं, वहां हर थाने में जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए कि कहीं इसके नाम पे कोई क्राइम तो नहीं है करके। और अगर था पूर्व में, ऐसा होता भी है, तो क्या क्लियर हो चुका है, अभी पेंडिंग है, उसके लिए कैरेक्टर अपना टेस्ट होता है। और मेडिकल में आई टेस्ट होता है, नॉर्मल बीपी, शुगर, हार्ट का हम लोग के टाइम में चेस्ट का एक्सरे हुआ था, और यही सब नॉर्मल टेस्ट जो वहां की मेडिकल बोर्ड डिसाइड करती है सब होता है। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बाद का शेड्यूल आगे बता देंगे। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। जी सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। बात करने में झिझकना नहीं है। सर जैसे मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है क्या? कलर ब्लाइंडनेस हाँ है, कलर ब्लाइंडनेस का है सर, तो उसका लेवल रहता है, जैसे मेरा 2 लेवल है, तो क्या एप्लीकेबल हूँ मैं इसके लिए? जी सर। गुड आफ्टरनून सर। 2-3 से कोई दिक्कत नहीं है आपका। आप जितना बड़ा प्लेट मिलेगा उस प्लेट को आप अच्छे से रीड कर लेंगे, वो ग्रीन कलर रेड कलर में लिखा रहेगा, एकदम कॉमन रहता है, जिसको आप पढ़ लेंगे तो फिर कलर ब्लाइंडनेस का कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक। मेडिकल का हर डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग अलग अलग शेड्यूल डिसाइड होता है। जैसे कई जगह एकदम कम, एकदम सिंपल, आप ठीक हो, देखते हैं वो सब फिजिकल में अच्छे हुई हैं तो पास कर देते हैं, नॉर्मल चेक करेंगे, ब्लड, बीपी, शुगर, ये वगैरह, और कुछ है नहीं। और आई के लिए भी उतना कुछ खास रहता नहीं है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी हो जाता है। जैसे कि आप 6/11 ऐसा कुछ है, क्या क्या है ना, 9 ऐसा कुछ, उसमें भी आपको कंप्रो कर लेते हैं, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बताइए सर, मैं पीएससी के एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता हूं, जैसे आपसे। बताओ सर, मेरे को ये पूछना है कि जैसे किसी भी एग्जाम को, किसी भी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, तो तैयारी के दौरान जो डिस्टरबेंस आता है, जो विचलन आता है, तो क्या उद्देश्य बनाकर हम चलें? हमारा जो तैयारी है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो कि हमें जो है इन विचलनों से, इन जो डिस्ट्रैक्शंस है, इनसे हमें दूर बना के रखे? ऐसा क्या उद्देश्य हमारा होना चाहिए पढ़ाई का? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर। इस नूतन वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे इस साल आप सभी सरकारी नौकरी के लिए ही आए हैं, तो सभी की झोली में सरकारी नौकरी इसी वर्ष तत्काल आपके मेहनत स्वरूप मिल जाए। जिस प्रकार उन्होंने पूछा कि तैयारी में बीच बीच में विचलन आती रहती है, देखो 2 प्रकार की होती है, एक रास्ता दिखाने वाला और एक कांटा भी रहता है रास्ता में। तो जो सफलता प्राप्त किए रहते हैं उनसे रास्ता जानना जरूरी है, लेकिन जो असफलता प्राप्त किए रहते हैं वो जरूरी नहीं है कि असफलता हमेशा रहेगी। कभी गिरते हैं, कभी उड़ते हैं। उड़ते वही है जो गिरते हैं, गिर कर उठने वाला ही बाजीगर होता है ना। और जो असफल हुए होते हैं वो भी आगे सफल होते हैं भरसक प्रयास से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरे बार में। आप लोग को यदि प्रथम प्रयास में सफल होना है तो असफल व्यक्ति कहां पर असफल हुआ है उससे भी राय लेना जानना जरूरी है। कैसे कैसे रास्ते में कांटे आते हैं, कोई गरीब परिवार से आते हैं तो कोई जॉब करना चाहता है पार्ट टाइम, और कोई जॉब करते करते पढ़ता है, समय नहीं मिल पाता है, इस प्रकार कांटे। और क्या क्या कांटे आते हैं एक बार मैं जानना चाहूंगा उनसे।
कांटे बताओ ताकि हम कांटे के। सर जैसे अगर हम कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उस तैयारी के दौरान जैसे मान लीजिए जैसे एक बुक पढ़ रहे हैं, हम टारगेट बनाए कि बुक को हमको 1 महीने में कंप्लीट करना है, और उस टाइम कोई और आके बोल दिया कि नहीं आप जो बुक तैयारी कर रहे हो बुक से अच्छी चीज ये है, उस बुक से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, या इस प्रकार का आप तैयारी कर रहे लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, कोई और आकर आपको किसी और प्रकार का मार्गदर्शन दे दिया कि नहीं आप गलत कर रहे हो, प्री की तैयारी करना ही नहीं है, पहले मेंस की तैयारी करना है, फिर प्री की तैयारी करना है, और कोई बोल रहे कि इसमें 4 साल का समय लगेगा, कोई बोल रहे 3 साल का समय लगेगा। तो इन प्रकार के जो विचलन है, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कैसे हम अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं? तो आपके बात मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि आपका लक्ष्य तय नहीं है ना? कोई आपको विचलन कर ही नहीं सकता। अगर आपका लक्ष्य तय है तो आपको उसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं, कौन क्या बोल रहा है, नहीं, क्या नहीं, करना। नहीं, ऐसा नहीं होता ऐसा। आप मेहनत में कमी कर रहे हो कहीं। नहीं सर वो बात नहीं है। जैसे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं सर, जो लोग मतलब गाइडेंस दे रहे हैं, हाँ, उन्हीं लोगों में मान लीजिए कई प्रकार की जो सही गाइडेंस देंगे आपको कभी ऐसा बोलेंगे ही नहीं। आप एक बुक पकड़िए, उसको बार बार पढ़िए। क्योंकि जब मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रहा था स्टार्टिंग में, तो 1 साल एग्जाम दिया नहीं हुआ, दूसरे फिर मैं बैठ के सोचा कि मेरा एग्जाम निकल क्यों नहीं रहा है। फिर जब मैं स्कूल लाइफ को याद किया, मैं जब अपने क्लास में टॉप किया करता था, तो फिर उसी पैटर्न ने फिर पढ़ना शुरू किया कि आप चीजों को बार बार पढ़ोगे ना, तब वो आपको दिखना शुरू होता है। जब आंख बंद करोगे तो चीजें दिखेंगी आपको। आप सोचोगे मुझे खत्म करना, लगे हो 1 पेज 2 पेज, सुबह पढ़ रहे हो शाम को भूल रहे हो, उसमें सिलेक्शन नहीं होना है। आपका टाइम टेबल होना चाहिए। मैं इतना समय उठूंगा, इतना समय तक फिर इस सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लूंगा, फिर पढ़ूंगा, तो आपको मंजिल मिलेगा। और अब दूसरों को सोचोगे तो फिर उसी में ये तैयारी कर रहे हैं, इसके पास ये बुक है, मेरे पास ये वाला बुक नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं, ऐसा नहीं होता। जी सर। आपको अगर उस चीज को पाना है तो आपको तो नींद नहीं आएगा। सोते जागते जहां भी जा रहे हो, पैदल चल रहे हो, चाय भी पी रहे हो, कहीं बैठ गए तो आपको वही दिखेगा। टॉपिक दिमाग में चलते रहता है। मैं जब पढ़ता था तो मैं अगर रास्ते में चल भी रहा हूं ना, कहीं बैठा हूं, तो मेरे टॉपिक दिमाग में घूमते हैं। आपसे बात भी करते रहे, वो दिमाग में पढ़ाई चलते रहता है मेरे। तो मंजिल पाना इतना आसान नहीं, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज है मोबाइल। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो बगल में मोबाइल है तो सबसे बड़ा कांटा वही है। समझ रहे हो ना? तो जब पढ़ते हो मोबाइल स्विच ऑफ करो, या कहीं इतनी दूरी पे रखो दिखे ना हो, नहीं तो फिर वाइब्रेट किया तो इधर से कंसंट्रेशन आपका टूटेगा, इसमें जाके फिर उसी में लग जाओगे आप। तो मोबाइल को पढ़ते समय दूर रखो और टाइम टेबल बना के पढ़ो। मैं जहां तक बोलता हूं टाइम टेबल बना लो आप लोग। और प्री कब है तो अभी प्री पे फोकस करो। प्री पे फोकस करो, जहां भी कोचिंग है यहाँ पर पढ़िए बढ़िया से, और वो जैसा पढ़ा रहे उसी को फॉलो करो आप। जब मन में ठान लो करना है ना, तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप अपना मंजिल तय करो, है ना? कोई कांटे नहीं आएंगे। जी थैंक्स सर। तो गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और सबसे पहले तो अभी आप लोग का पहले चरण का सर्टिफिकेट आ गया है ना, तो उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मेरा नाम सत्यम सिंह है और अभी जो रिसेंट भर्ती हुई है सीजी व्यापम के थ्रू सब इंस्पेक्टर वाला, उसमें मेरा 10वां स्थान रहा है। और जो डाउट था कि जो कंटेंट को लेकर के, तो पहले भाई खुद पे भरोसा करो आप, और दूसरी चीज अपने कंटेंट के पास, मतलब एक कंटेंट जो उसको सीमित रखो आप। हाँ, कोई भाई था ना वहां पे शायद, हाँ आपका डाउट था ना। हाँ, वैसे लोग मिलते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए। क्या गारंटी है कि जो जिस बुक को वो अगला सजेस्ट कर रहा है आपको, वो एकदम ऑथेंटिक हो? ऐसा तो कोई बुक है नहीं ना व्यापम का, नहीं पीएससी का, कि इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं करके। और जो एवरेज कंटेंट है ना, लगभग सभी बुक में सिमिलर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हाँ हट के 1-2 क्वेश्चन रहते हैं इधर उधर, और वही भटकाव का भी कारण है। और आपका 1-2 क्वेश्चन डिसाइड नहीं करता यार। कभी भी 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बनाने वालों को कभी सिलेक्शन नहीं होता। हमारा भी सिलेक्शन हुआ तो एक क्यूरेसी निकालोगे आप तो 65-70, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही आते हैं।
और खास करके इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अटेम्प्ट तो करते ही है सब। तो भरोसा रख भाई, होगा होगा। आओ, और अगर किसी को कुछ हो तो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर Good मेरा afternoon. क्वेश्चन ये था कि सर जैसे पीएससी सर मेंस का पेपर एक दिन में 2 पेपर लेता है सर, तो एसआई का मेंस का पेपर कैसा होता है सर? एक दिन में 2 पेपर होता है कि? भाई मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ थैंक यू सर। बैठे रहो बैठे रहो आप। बस वही डाउट था सर। एक बार रिपीट करना भाई। सर क्वेश्चन ये था कि जो सर जैसे पीएससी सर मेंस का एग्जाम ना सर एक दिन में 2 पेपर लेता है सर, तो एसआई में सर मेंस का एग्जाम एक दिन में 2 पेपर होते हैं कि 1 पेपर होता है? ये डाउट था सर। दोनों पेपर होता है, एक दिन में 2 पेपर होता है। जी सर। लैंग्वेज जीएस एक दिन होगा आपका, जी सर। और उसके ठीक अगले दिन जो रहेगा वो आपका एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा। सर जो पीएचडी होता है सर वो मतलब हार्ड होता है चेकिंग की कैसे नॉर्मली रहता है सर? वो बिल्कुल नॉर्मल है यार, एकदम रिलैक्स। हाइट और एज का ही ज्यादा रहता है उसमें, बाकी कुछ नहीं उसमें। जी सर। और नॉकनी वगैरह फ्लैट फुट वगैरह हो तो एकदम माइनर, कुछ दिक्कत नहीं हो जाता है। थैंक यू सर। कोई जॉब में है क्या इसमें, जो जॉब के साथ तैयारी कर रहा हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा डाउट था कि अभी पोस्ट आया है हाँ पीएससी एसआई का, उसमें अलग अलग विभाग में अलग अलग पोस्ट है। हाँ तो सर फिजिकल के लिए मेरिट कैसे बनेगा? जैसे स्पेशल शाखा में अलग है, साइबर में अलग है, एसआई का प्लाटून कमांडर और इसका अलग है, तो उसका सर थोड़ा बता देंगे। ये देखिए, जो स्टार्टिंग के जो 4 पोस्ट है ना, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, स्पेशल ब्रांच और प्लाटून कमांडर, इनके लिए जो शारीरिक दक्षता तय की गई है, इसमें से आपको मिनिमम कितना 33% लाना है, मतलब 96 नंबर के आसपास। और बाकी जो 2 पोस्ट हैं, जिसका आप बात कर रहे हो आप कंप्यूटर का और प्रश्नशील शायद अंगुल दस्तावेज करके है कुछ, तो उनमें ऐसा नहीं है, मतलब कि उनमें फिजिकल क्राइटेरिया है, लेकिन वो मेरिट में आपको वो नहीं करेगा, सहायक नहीं होगा। मतलब उसका सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, आपका मेरिट बनते रहेगा। साइबर वाले में उसका आपका अलग पेपर होगा कंप्यूटर का करके। जैसे एक्चुअल में क्या है ना, जो 4 पेपर है ना वो सभी के लिए कॉमन है। पहला लैंग्वेज का है, मेंस का मैं बात कर रहा हूँ, और जीएस है और एप्टीट्यूड वाला है सेक्शन। तो ये चारों पेपर तो कॉमन देना है आप लोगों को। और जो फिजिकल में आप लोग को जो छूट दे रहे हैं, उसके जगह पे आप लोग को ये मान के चलो आप लोग कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो मैथ्स है एक्स्ट्रा या कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो पेपर ऐड होगा आपको। अब पुलिस का एग्जाम दे रहे हो भाई, तो उसमें तो फिजिकल रहेगा। हाँ ये है कि उसमें आपको जो मेरिट बनेगा उसमें उसका नंबर नहीं रहेगा। हाँ इसका तो 600 का है नॉर्मल सिलेबस। कौन सा दोस्त? देखो 4 जो पेपर है ना, उसका कंबाइंड एक लिस्ट बनेगा, जिसमें रहेगा सूबेदार, प्लाटून कमांडर, स्पेशल ब्रांच और सब इंस्पेक्टर। 3 पेपर, ये सबका 4 पोस्ट है, जिनका कॉमन एक लिस्ट बनेगा। जो आप बोल रहे हो कंप्यूटर स्पेशल फिंगरप्रिंट वाले लोग का, उसका अलग से लिस्ट बनता है, जिसमें उन लोग का अलग से 800 नंबर का काउंट होगा। और ये जो कॉमन है वो 600 नंबर में लिस्ट बनेगा 4 पोस्ट के लिए, वो उन लोग का अलग से रहेगा। तो वही बात है, उसको ध्यान रखिएगा आप कि ना 4 पोस्ट का अलग से बनता है और उन 2 पोस्ट का अलग से बनेगा। तो आपको कॉमन 600 नंबर से लेके चलना है कि 600 नंबर में लिस्ट बनेगा। सर जैसे मैं फॉर्म डाल दिया हूँ उसमें कंप्यूटर वाले में, साइबर वाले में, मान के चलो मैं कुछ कारणवश नहीं दिलाता हूँ उसको, तो उसका प्रभाव एसआई वाले पोस्ट में पड़ेगा क्या? भी नहीं पढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर। मेरा सवाल यह है, अभी जैसे मैं ओबीसी से हूँ, तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि अब ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वाले को जैसे आरक्षण का लाभ लेना है, तो उसमें लिखा है कि आवेदन करने के दिनांक से 3 साल भीतर मतलब पुराना आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मेरे पास है सर, लेकिन जैसे मतलब जिसके पास नहीं है फिर वो तो फिर
सर तो फिर आय प्रमाण पत्र का तो मतलब उसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है ना। हर साल के लिए तो अलग अलग बनता है क्या नॉन क्रीमी लेयर में 6 महीने में तो अपडेट सर करवाते मतलब रहना मेरा ना वही सवाल है सर, मतलब मेरे पास पुराना भी है तो नया भी बनवा लूं क्या सर? मतलब अपडेटेड रखो पूरा अपडेटेड रखो पूरा। हाँ सर वही। हेलो हाँ नमस्ते बताओ। सर। हेलो हाँ बताओ सर नमस्ते सर। मैं पिछले बार भी एसआई दिया था सर, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स में ही कुछ मार्क्स में ना मतलब कम हो गया सर, वो नहीं निकल पाया। तो सर वो मैं पूरा मेंस का क्लास वगैरह भी किया था, तो इस बार मतलब और कैसे अच्छे से तैयारी करें सर कि मतलब प्रीलिम्स वगैरह निकल जाए करके वो बोल रहा था। प्रीलिम्स कैसे निकल गया? क्या प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है उसके फंडा को समझना पड़ेगा, है ना। अभी वही जैसे यहाँ पर अभी सुना मैं, अभी डिस्कशन हो रहा था कि एक साथ लोग चले जाते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस का हम एक साथ पढ़ लें। कोई भी स्टेप को क्लियर करने के लिए उसका चरणबद्ध योजना बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ कोचिंग में भी अभी शायद प्रीलिम्स का चालू हो रहा है ना, तो प्रीलिम्स क्यों चालू हो रहा है? चाहते तो एक साथ कर सकते थे। जी सर। हम लोग से कई बहुत ज्यादा अनुभवी हैं सर लोग। प्रीलिम्स मतलब सिर्फ फोकस उसी एग्जाम के लिए होना चाहिए। प्रीलिम्स आपका अलग चीज का टेस्ट लेता है और मेंस अलग लेता है। मेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट में डिटेल में घुसना है। प्रीलिम्स आपको उस सब्जेक्ट की बेसिक समझ के लिए और उस भीड़ को हटाने के लिए प्रीलिम्स कराया जाता है। लगभग 1,40,000 लोग फॉर्म डाले हैं अभी, और प्रीलिम्स के बाद कितने बचेंगे? 20 गुना 341 का मतलब 7,000 7,500 कुछ बता रहे थे आंकड़ा। उतने लोग क्या करना है? साफ करना है। उसके लिए प्रीलिम्स होगा। तो प्रीलिम्स में आपका सबसे पहली बात तो जो कोचिंग में यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका डेली का डेली रिवीजन। पीछे छूटते जाता है उसका साप्ताहिक एक शेड्यूल बना के रिवीजन करते रहना है, छूटे मत कुछ। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ की कोचिंग की बुक का आप ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिलाइए, और भी कोचिंग का मन करे वहां का ले लो। ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए कोई आपको नहीं रोका है। ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, कई बार ऐसा होता है ना क्वेश्चन देखते के साथ याद आ जाता है, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्टिव को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हैं अलग अलग बुकों में। मतलब हमारे टाइम में ऐसा था कि हम लोग का ये हैबिट बन चुका था तैयारी। मोबाइल देख रहे ना, तो टेलीग्राम में अपन क्या करते थे? क्वेश्चन देखते थे। टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल बने होते हैं जिसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। वो क्वेश्चन कभी पूछता नहीं इधर, कभी कभार कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन अपन खाली अपने आप को नहीं रखते थे। उस टाइम भी मोबाइल में भी देख रहे हैं तो टाइम पास करने के लिए उसमें देखते थे। उसमें अलग इंटरेस्ट आता है ना, ऐसे हरा टाइप का ऐसे बनता है, हाँ ये सही हो गया, ये गलत हो गया। और जो गलत होता है, जब भी टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं बुकलेट में भी, आप कोशिश करिए कि आंसर को ढक के आप टिक लगाइए। जो एक बार में बन गया हो तो आपसे हमेशा बनेगा, लाइफ टाइम वो आपको याद है। जो नहीं बना ना, उसको एक रेड पेन रखो या कोई अलग कलर का पेन रखो, उससे उसको घेर के रखो। जब रिवीजन करो तो पहले उसको देखो। ये होना चाहिए स्ट्रेटजी। हम क्या करते हैं, जो बन रहा है उसको फिर से रिवीजन करने टाइम देख रहे हैं। जो एक बार हरे पेन से टिक मार दिया मतलब वो बन रहा है, वो बनेगा ही उसको, और वो आपके मेमोरी में आ चुका है, वो आप भूलने वाले नहीं हो। लेकिन जिसका आंसर नहीं आया था तो उसको बार बार रिवीजन के टाइम में उसको अपने कंटेंट में उसको सम्मिलित करना है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अभी जो कोर्स चालू होगा, मान लो प्रीलिम्स के बेस में पढ़ाई करो। प्रीलिम्स क्या है? भीड़ छाटने के लिए है, और उसमें सारे सब्जेक्ट का समायोजन कर दिया गया है ना। मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, साथ में छत्तीसगढ़ भी है, इंडिया का भी पूरा जीके है। उतने सारे सब्जेक्ट से उठा के वो क्या पूछेगा? 100 क्वेश्चन। मतलब किसी एक में आपको नहीं घुस जाना है, एकदम क्वेश्चन डिसाइडेड है 35-25 ऐसे। तो आपको देखना है कि प्रीलिम्स के लिए अपन को कितने क्वेश्चन तक, वो तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कि कटअप क्या जाएगा। आप पिछले बार दिए हैं, आपको आइडिया होगा। अपन पेपर जिस दिन देने जाएंगे उस दिन पेपर का टफनेस क्या हो उस दिन डिसाइड होगा। पहली बार प्रीलिम्स देते टाइम में क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बुकलेट को पढ़िए। जो क्वेश्चन एक बार में बन रहा है उसको पहले टिक लगाओ। उसके बाद दूसरे रीडिंग में आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपका एक बार नजर से पहले गुजरा हुआ है। उसमें फिर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। ऑप्शन दिया रहता है ना, उसमें ए तो नहीं ही होगा, ए नहीं ही होगा। ऐसा करके अपन जैसे पेपर सॉल्व करने का रणनीति बता रहा हूं कि ऑप्शन को देख के जो आंसर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होगा उसको पहले काटो। फिर लास्ट में ऐसे 2 दिखते हैं, माइनस मार्किंग नहीं है, रिस्क लेना। फिर अगर एकदम ही याद नहीं आ रहा है तो कई बार ऐसे दोबारा देखने में याद आ जाता है। तो ऐसे पेपर सॉल्व करने का पहले
पहले चरण में जो एकदम कंठस्थ है उसको बनाए, दूसरे में जिसमें डाउट है 2 में वो, और लास्ट में जो कुछ पता नहीं है उसको तो मारना ही है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है ना। पीएससी वगैरह में क्या होता है कि माइनस मार्किंग रहता है तो अपन अटेम्प्ट कम लेते हैं, एसआई में माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए अपन को पूरे 100 के 100 तो अटेम्प्ट करना ही है। लेकिन उस 100 को करने के चक्कर में ये नहीं कि लाइन से बनाते जा रहे हैं, वहीं पर नहीं बन रहा है तो वहीं पर मारते चले गए, पहले जो बन रहा है उसको मारिए, है ना। ऑल द बेस्ट। इस बार हम कामना करेंगे कि आपका निकले प्रीलिम्स, और चरणबद्ध तरीके से पढ़ाई करिए। मेंस में कुछ नए सब्जेक्ट भी जुड़े हुए हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण, यातायात, नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, ये सब। तो दीक्षित सर जो पिछले बार तैयारी कराए थे, दीक्षित सर का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, याद यही हो जाता है ना सर। आप लोग को होता है कि नहीं हमको नहीं पता, हम लोग को हो जाता था। यहाँ जो पढ़ाते थे क्लास में उसको रिवीजन करना है, नोट्स को, और क्वेश्चन लगाने हैं। संविधान में सिर्फ प्रावधान याद करने से नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन है ना, वर्तमान में उसका कहां पर यूज हो रहा है उसका, ये सारी चीज सर बताते हैं क्लास में। भरोसा करना पड़ेगा आप लोग को, है ना, भरोसा करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है, बहुत अनुभवी है सर लोग। सर लोग बहुत सारे एग्जाम के हेलो, हाँ, हर पेपर का एनालिसिस वो हमसे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। हम तो जिस पेपर को दिलाते हैं उसका एनालिसिस करते हैं ना, सर लोग का क्या है, एनालिसिस हर पेपर का है, क्योंकि सर लोग कंटिन्यू आज लगभग 12-15 साल से इसी फील्ड में है, तो उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उस पर भरोसा करना है, और अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है ना, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। कोई आके एक आध क्वेश्चन कुछ उटपटांग पूछ दिया तो उससे भटकना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अरे यार वो पूछा मेरे को नहीं पता, फिर चले गए कहाँ एलोरा बुक डिपो बुक लेने कि उसमें दिया है क्या वाला क्वेश्चन। यही होता है सबसे बड़ा भटकाव। जो पूछ रहा था ना अभी सर बता रहे थे, लक्ष्य क्लियर रहेगा ना, भटकाव नहीं होगा। पूछने दो, जो पूछ रहे हैं ना, ऐसे 2-4 क्वेश्चन मैं भी बता दूंगा। और ये स्ट्रेटेजी लोग जानबूझ के करते हैं, जिसका देखते हैं तैयारी अच्छा है ना, उसको जानबूझ के भटकाने के लिए आके एक आधे पूछ देंगे ऐसा क्वेश्चन जिसको पीएससी या व्यापम तो नहीं पूछेगा, वो पूछ रहा है, वो तुमको डराने के लिए पूछ रहा है, उसको पीएससी व्यापम कभी नहीं पूछेगा। ऐसे शुभचिंतकों से बचना है तैयारी करने टाइम, है ना। ऐसे जानबूझ के जो क्वेश्चन लाके और आपको डराना चाहते हैं कि तेरा तैयारी तो ऐसा नहीं है। भरोसा करना है, टेस्ट सीरीज देना है रेगुलर, उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरतना है। टेस्ट सीरीज देने से क्या होता है, आपका फियर खत्म होता है, एग्जाम में इतने घंटे में कैसे सॉल्व करना है उसका एक्सपीरियंस आता है। बाकी आगे त्रिभुवन सर बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। त्रिभुवन सर भी बहुत शॉर्ट टाइम में, मैं अब आप लोग को अभी बताऊंगा कि मैं कोचिंग किया था पीएससी का। इसमें कितने लोग हैं पीएससी का कोचिंग किए हुए, मतलब प्रीलिम्स का तैयारी एक बार पहले जो पूर्व में कर चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, कितने लोग हैं? मैं 2021 में प्रीलिम्स का तैयारी किया था यहाँ, और उसके बाद मैं चला गया था। मैं जॉब में था, कॉलेज में पार्ट टाइम में पढ़ाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पार्ट टाइम में मैं लेक्चरर था, तो मैं अपना यहां से करके चला गया। अचानक से एसआई का आया डेट, और हम लोग क्रिकेटर थे, घूम घूम के क्रिकेट खेलने वाले, घुमंतु प्राणी। रायगढ़ में मैच खेल रहा था सर मैं। अच्छा हुआ कि हम लोग सेमीफाइनल हार गए, नहीं तो मैं ऐसे बहुत एग्जाम छोड़ा हूं क्रिकेट के चक्कर में, एसआई भी छोड़ दिया होता उस दिन। 26 जनवरी को मैच था, है ना, रायगढ़ स्टेडियम में। हम लोग हारे, दोनों साथ में थे, वापस आए सेम गाड़ी से। भाई को पत्थलगांव छोड़ा मैं आया अंबिकापुर। सर को कॉल किया, सर 29 का डेट आया है, 27 को पहुंचे हम लोग, कैसे किया जाए सर? मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूं, वही 21 में जो पढ़ा था। करंट का बुक भी नहीं था मेरे पास उस टाइम का, करंट भी पूछता है ना, करंट का भी बुक नहीं था। तो तैयारी के टाइम सर बोले कि तू जाके बस बैठ जा एग्जाम में, तेरा प्रीलिम्स निकल रहा है। 7000 या 7500 रैंक तक को शायद लिए थे जनरल में, मेरा 1315 ऐसे कुछ रैंक आया था प्रीलिम्स में। मैं जाके बस बैठा था, पुराना याद आने लगा ना बैठने के बाद, पेपर जब दिखा तो, और तैयारी से एकदम दूर हो चुका था। ऐसे हुआ, फिर रिजर्वेशन वाला कुछ इशू चल रहा था उस टाइम, फिर हम लोग घूम के क्रिकेट खेलने लगे। कुनकुरी में मैच खेल रहे थे इनके यहाँ, जसपुर कुनकुरी, है ना। वहां मेंस का सिलेबस आ गया और टाइम टेबल आ गया कि 25, 26, 27, सिर्फ 15 दिन में मेंस को प्रिपेयर किए दोनों। टाइम आपके पास बहुत है। भटकाओ जो बोले ना कि लक्ष्य क्लियर रहेगा ना, 15 दिन में जब हम कर सकते हैं तो आपके पास तो बहुत टाइम है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? सिर्फ 15 दिन पढ़े हैं, लेकिन पहले पढ़े हुए थे, उसी को रिवीजन किए हैं 15 दिन में। लंबे टाइम से छूटा था, लेकिन पढ़ा हुआ क्या रहता है, मेमोरी में रहता है। और उस 15 दिन में आप समझ लो कि सिलेबस कितना बड़ा है। एसआई का देखे ना, मेंस का सिलेबस कितना लंबा है, बस एक बार पढ़े, रिवीजन नहीं किए।
नहीं तो सूबेदार साहब के आसपास रहते हैं हम लोग भी, है ना। भाई बिलासपुर में रह के अच्छा तैयारी किया, और हम लोग जब तैयारी फिजिकल का कर रहे थे उस टाइम इसको मैं बोलता था कि तू टॉप 10 में है, लेकिन अपने ऊपर जैसे वो डाउट कर रहा है वैसे ये भी बहुत डाउट करता था। अरे भैया आप बस बोलते हो, छोटा भाई है मेरा, मैं इसको हमेशा बोलता था कि तेरा फिक्स है भाई टॉप 10 करके, हमेशा डाउट करता था। ऐसा होता है, आप लोग भी करते होगे अपने ऊपर डाउट, तैयारी कर रहे हैं लेकिन होगा कि नहीं होगा, ये मन से निकाल दो। ये जितना जल्दी निकालोगे ना उतना फायदा होगा, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट अगर आप पेपर में गए तो जो बनने वाला क्वेश्चन है उसके बिगड़ने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। कई बार ऐसा होता होगा ना, ऐसा आने एग्जाम देके अभी एग्जाम दे रहे होगे, आने के बाद ऐसा लगता होगा कि ये क्वेश्चन तो मेरे से बनता था, मैं इसको कैसे गलत कर सकता हूं। जैसे 58 क्वेश्चन जो मैं बोला ना हिंदी का आया था, तिवारी सर जो मेंस में पढ़ाए थे, उसमें 3 क्वेश्चन में गलती कर दिया था, जबकि मैं उसको पढ़ के गया था। हड़बड़ाहट में गलती हो गया, अंडर कॉन्फिडेंट में नहीं, हड़बड़ाहट में गलती हो गई। पेपर देखा तो पहले बहुत खुश हुए, तो सब वही आ गया है जो कल रात को पढ़ा था, तो बहुत अच्छा लगा ना। शुरुआत में हिंदी के क्वेश्चन थे, बनाते गए, उसी हड़बड़ी में मतलब उसको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बन रहा है पेपर, ऐसा करके 2-3 क्वेश्चन को गलत कर बैठे। ऐसा होता है, हर एग्जाम में होता है। तो पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, लोगों की बातों में नहीं, और तैयारी शॉर्ट टाइम में भी हो सकता है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। और जो पहले किए हैं उनके लिए है चीज, जो पहले नहीं किए हैं उनके लिए अभी तो आपको रेगुलर क्लास के बाद आपको सोचना चाहिए कि हमको इस बार एसआई में एक पद लेना है। बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास फिर नहीं भटकेगा अगर आपका लक्ष्य क्लियर हो। जैसे विनोद सर बताए, कोई चीज कोई भी अड़चन नहीं आएगी बीच में। घर वाले से बात कम कर दीजिए, दोस्त यार को छोड़ दीजिए, सिलेक्शन होने के बाद वो दोस्त यार लोग आपको खोज लेंगे, और ना जो नहीं पहचानते उन लोग भी कुछ ना कुछ रिश्ता जोड़ लेंगे। सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे लोग आएंगे, ऐसे मैसेज आएंगे ना जैसे कि आपको बचपन से जानते हैं हम लोग, है ना, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, सच्चाई है। सिलेक्शन होने के बाद अभी फॉलो रिक्वेस्ट भेजना है कि बाद में फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा दिन का दूरी है ना, सोशल मीडिया से, मोबाइल से, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो विनोद सर बताए, थोड़ा सा लेके लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, वहां फीस दे रहे हैं, मोबाइल बगल में रखे हैं, वाइब्रेट किया, ऐसे देख लिए, इधर जो पढ़ रहे तो गया, है ना। तो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा। और बाकी अब त्रिभुवन सर बताएंगे आगे अपना एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नए साल में आप जो वहां बैठे हो इधर आके आपको बैठने का मौका मिले। तो जैसे कि दीपक सर ने बता ही दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराते हुए कैसे काम करना है। 10 से 15 दिन का समय होते हुए भी हम लोग ऐसा नहीं सोचे कि हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी भी डाउट होगा कि इतना कब आएगा शेड्यूल, कब नहीं आएगा, पढ़ाई स्टार्ट करना है नहीं करना है, जो एक्चुअल पढ़ाई होता है ना, वो जब 15 दिन 10 दिन मतलब ज्यादा प्रेशर में ही अच्छा पढ़ाई होता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं क्या, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बताया दीपक सर ने बताया कि दिन भर बाहर रहे, खिलाई कुदाई, ये काम किए वो काम किए, लेकिन जब शेड्यूल आ गया उसके बाद टेबल में बैठे, कुर्सी टेबल में बैठे, फिर 8 घंटा 10 घंटा कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। 3 घंटे सोए, 3 घंटे 15 दिन, मैं अपना बता रहा हूँ कि कितना सोया, क्योंकि 10 दिन था, मैं अपना उस 15 दिन में मात्र 3 घंटे ही सोया, 3 घंटे बाकी का टाइम में आने के लिए 2 घंटे ऐसे दिया, बाकी टाइम कंटिन्यू कर। और मोबाइल की बात जैसे कर रहे हो, अभी तो बहुत सारे स्मार्टफोन दिख रहे हैं, लेकिन मेरे पास वो कीपैड वाले मोबाइल होते हैं, जियो का देखे हो कीपैड मोबाइल, बस व्हाट्सएप में क्या चल रहा है नहीं पता, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है नहीं पता। अभी भी सोशल मीडिया में नहीं है। कहने का ये मतलब है कि मोबाइल का यूज कर रहा है ठीक है, लेकिन इतना यूज मत करो कि मोबाइल आपको क्या पकड़ ले रहा है और आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब सर तो बता ही दिए क्या है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग नए सब इंस्पेक्टर हो, है ना। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ, जॉब प्रोफाइल हो गया, मैं तो सबको सिलेक्टेड ही मान रहा हूं, इंटरव्यू भी हो गया है आपका। बस ये है कि कौन सा पद मिलेगा, सब इंस्पेक्टर मिलेगा, प्लाटून कमांडर मिलेगा, सूबेदार मिलेगा, SIS भी मिलेगा। हाँ, पूछ सकते हो, इसीलिए सेशन रखा गया है ना। हम नहीं बता पाएंगे, हमारे पूछना नहीं चाहिए, यही चीजें
सर जैसे सूबेदार का पद है और सब इंस्पेक्टर का पद है, सर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है सर, और वर्ग क्या रहते हैं? इसका सूबेदार और सब इंस्पेक्टर का ना, सब इंस्पेक्टर का तो बताने की जरूरत है नहीं। एक लूप लाइन जिसको बोलते हैं सूबेदार, नहीं एक जैसे मतलब पब्लिक इंटरेक्शन बहुत कम रहता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। तो सूबेदार जो होता है जिले में लाइन में रहता है, जैसे लाइन में एक रिजर्व बल नहीं रहती है हर जिले में, पुलिस लाइन समझ रहे हो आप? जो जिले का जो अतिरिक्त बल रहता है ना, उनको मैनेज करना काम रहता है आरआई और सूबेदार का। मेन काम रहता है आरआई का, हम उनके सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करते हैं। सूबेदार का जो पद रहता है, तो जिले में जितने भी रिसोर्सेस आप देख लीजिए, जैसे गाड़ी हो गया, बल हो गया, और ट्रैफिक से संबंधित कुछ हो गया, तो वो सब डील करने का काम सूबेदार का रहता है। और ये जो अलॉट नहीं होता, पुलिस को जो भी सुविधाएं दी जाती है, पेन से लेकर के पूरा जो भी, वो सब उनका काम रहता है। मतलब थाने का जो भी रहता है मेंटेनेंस, चाहे उनको रहने के लिए जो भी है, हाँ, आर्म्स और एमुनेशन जितना भी है सब उनके अंडर रहता है। सब इंस्पेक्टर तो पता ही है, हर थाने में दिख जाएगा आपको। हाँ, विवेचना करना उनका मुख्य काम रहता है। सब इंस्पेक्टर का काम इन्वेस्टिगेशन करना रहता है, और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी जो होता है, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था करना, या कोई जो आगे मंत्री वगैरह आगे उसकी व्यवस्था करना, सुरक्षा, मेन इन्वेस्टिगेशन ही रहता है। समझो कि जो भी अपराध हो रहा है उसमें कैसे जांच करना है, सबूत इकट्ठा करना है आपको। तो फाइनली सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। सूबेदार का अलग लेवल है, प्लाटून कमांडर अलग काम करता है, सबका बटा हुआ है काम। साइबर वाले साइबर देखेंगे। ये प्लाटून कमांडर का जो पद है, ये इस पद के लिए तो मुझे भी डाउट था। जब मैं वहां बैठा था तो मुझे भी डाउट होता था कि प्लाटून कमांडर होता क्या है। सब इंस्पेक्टर के बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, सूबेदार के बारे में तो वो भी ऐसे ही था, प्लाटून कमांडर की तरह पता ही नहीं था कुछ। तो अगर प्लाटून कमांडर के बारे में मैं बताना चाहूं तो ये एक तरह का रिजर्व बल होता है जो बटालियन मुख्यालय में रहता है। इनकी डिमांड तब आती है जब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन, सिचुएशन खराब हो जाती है, जैसे आपातकाल हो गए, इसमें हो गए, और बल की मांग हो गई, जैसे वीआईपी ड्यूटी हो गई, चुनाव ड्यूटी हो गया, कहीं पे दंगा हो गए। तो इस स्थिति को संभालने के लिए जो जिला पुलिस होते हैं उनको बैकअप प्रोवाइड करता है अपना प्लाटून कमांडर, ये बटालियन वाले। तो उनका जो है यही सिचुएशन रहता है। सीएफ, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स बोलते हैं, सीएफ, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। ज्यादा गहराई तो नहीं बताऊंगा क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों का। फिलहाल तो आप तैयारी पे फोकस करिए, बाकी हाँ थोड़ा ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। सब चीज बताना चाहूँ तो अगर कोई डाउट है अलग से स्पेशल तो बता सकते हो, फ्री होके पूछ सकते हो, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। सर जी, जैसे अपन हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश के लिए क्या मतलब अलग सा करे या कौन सा नोट्स मटेरियल फॉलो करे ताकि मतलब अच्छा सा नंबर गेन कर सके? मेरा मीडियम इंग्लिश नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। और इंग्लिश का क्लास मैंने यहाँ अभिजीत सर से करी थी। वो मैं एक्चुअल में यहाँ पे 2018-19 का पीएससी का कोचिंग कर रहा था मैं। उस दौरान मैं मेंस का किया था, तो मेरे पास लैंग्वेज का सेक्शन तिवारी सर और अभिजीत सर का ही था नोट्स मेरे पास। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के गया था इंग्लिश के लिए भाई, और जो नोट्स था क्वेश्चन बस उतने ही। और इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत सीमित टॉपिक से आता है। नहीं सर, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश के लिए उनको डाउट था। तो ऐसा नहीं है इंग्लिश में कुछ ज्यादा टफ पूछता है। सिलेक्टिव टॉपिक है टेंस, वॉइस, नरेशन, जो 10वीं-12वीं से पढ़ते आ रहे हैं। बस ये है कि जो अभी व्यापम का जो एक पैटर्न नहीं रहता एग्जाम का, किस टाइप का क्वेश्चन उठा रहा है, तो आप मार्केट का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, बन जाता है क्वेश्चन। आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, इसी सबसे क्वेश्चन था। और अगर एक बार ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, अगर हल्का हल्का भी देख के ना, पहला चीज तो सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं वो आपको याद होने चाहिए। वो याद हो भी जाएंगे धीरे धीरे अगर सिलेबस निकलवाओगे तो। और एज इट इज उसी को फॉलो करो आप। ऐसा नहीं कि कुछ नया टॉपिक बुक में, कुछ बुक में एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, तो एक्स्ट्रा बाद में पढ़ेंगे,
पहले जो सिलेबस में है उसको कवर करना है अच्छे से। और ओवरव्यू तो जनरल नॉलेज तो हर टॉपिक का रखना चाहिए, प्रीपोजिशन का क्या होता है, आर्टिकल का क्या होता है, क्योंकि कभी कभी जब वहां से बेसिक क्वेश्चन पिक करता है ना तो ऐसा लगता है कि काश में एक बार देख लिया होता तो बन जाता करके। अब पढ़ते टाइम क्या लगता है कि डीपी पढ़ लेते हैं, तो पहले सरसरी निगाह से पढ़ना है, एक बार एकदम से डीपली घुसना है। और कोचिंग का है नोट्स है मेरे पास। आप वोकेबलरी पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले हैं, बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा वोकेबलरी। ग्रामर पर ज्यादा फोकस कीजिए। और मे भी जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं तो ग्रामर में ज्यादा आते हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास ग्रामर रहेगा, जिसमें टेंस, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सब रहेगा। और वोकेबलरी क्या होता है, आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप बहुत ट्राई करोगे ना तब जाके आपको कवर हो पाएगा। क्योंकि हिंदी मीडियम वालों लोग को ऐसा लगता है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके हमको मीनिंग ही पता नहीं होते, तो हम उन पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे ना तो मतलब उसको लाइटली पढ़ेगा, ज्यादा डीप मत घुसेगा उसके ऊपर। और ग्रामर को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके ग्रामर पढ़िए। ग्रामर ही आपको इंग्लिश में नंबर दिलाएगा। मान लो 20 नंबर का है तो ग्रामर 15 है, आप 13 नंबर भी पाते हैं तो भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। तो और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इंग्लिश को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रैंक में ऊपर आपको इंग्लिश ही लेके जाएगा। क्योंकि हिंदी 60 है तो मे भी सबके सब एवरेज 50-55 तो सब बनाएंगे। इंग्लिश में आपको ग्रामर को पूरा फोकस करना है। और वही बोला, वोकैबुलरी को थोड़ा सा कम ध्यान देना, क्योंकि वो हिंदी मीडियम लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी समय में, क्योंकि वो बहुत दिनों से चलते आता है। वो हमारे कितने वर्ड्स पावर हैं वो इतनी जल्दी नहीं बनते हैं। थैंक यू। हिंदी मीडियम से कुछ नहीं होता है ना, मीडियम हिंदी है तो इंग्लिश नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। सत्यम का भी हिंदी मीडियम ही था, पूरा बेसिक जो एजुकेशन हुआ बचपन से, लेकिन 37 क्वेश्चन जो आए थे हम लोग में इंग्लिश में, उसमें 33 क्वेश्चन सही बनाया था, है ना। मेहनत करके अपने ऊपर भरोसा रखना है बस, मीडियम से कुछ नहीं होता। अब ऐसे में बोलेंगे कि आर्ट्स वाले हैं हम बैकग्राउंड से तो मैथ्स का पेपर नहीं बनेगा हमसे, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। मेहनत करना पड़ेगा ना, तो टाइम देना है, जो चीज वीक है उसको टाइम देना है, रेगुलर देना है। और अभी सर से चर्चा हो ही रहा था, सारी चीजें तो ठीक है, अपना जब तक आप लोग टाइम टेबल नहीं बनाएंगे और अपने डेली जीवन में जो आप डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो नहीं करेंगे, भटकेंगे इधर उधर, तो फिर सफलता बहुत दूर होते जाएगी। धीरे धीरे जुड़ते जाता है ना, ऐसे नहीं बोलते पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है। पाप का घड़ा नहीं है, यहां पर मेहनत में कमी का जो है 1.01 और 0.99 पावर में ऐसे बताए थे ना कुछ, अभिजीत सर बताते हैं कि 365 पावर में लगाते हैं 365, 1.01 के पावर में 365, मतलब आपका 100% है, उसमें आप अगर एक डिजिट भी अगर बढ़ा रहे हो तो क्या इफेक्ट आता है, और 0.99 है तो अगर मतलब आप 1% भी अपने मेहनत को कम करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, वो आप रिजल्ट देखे होंगे कितना आता है ना। तो आपको डेली अपने दैनिक जीवन में आपको क्या रहना है, अनुशासित रहना है, एक टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल बस बना के नहीं रख देना है, उस टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। और अगर टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए, किसी दिन कोई टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाए, तो खुद को आईना में देख के और खुद से क्वेश्चन भी करना है, ये करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपको टोकने। 6 घंटे पर्याप्त होते हैं नींद, 6 घंटा सोना मतलब बहुत है, सफिशियंट है। कितने लोग हो जो 10 बजे सोते हो और सुबह 9 बजे उठते हो। अगर पुलिस में आना है ना तो सबसे पहला चीज जो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा वो नींद ही है। ऐसे रात को हम लोग भटकते थे, पढ़ते पढ़ते जाते थे रेलवे स्टेशन चाय पीने, तो मिल जाते थे सर हमको ड्यूटी में, है ना, ये ड्यूटी करते रहते थे रात को। तब हम वहां से समझे कि आखिर तो यही करना है, तो फिर रात को पढ़ ही लेते हैं, है ना। पुलिस के नौकरी में नींद तो आप भूल जाओ ना, फिर आगे चल के जो सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं उन लोग तो खास तौर पे। हाँ, बहुत अच्छा चीज नहीं है ना। ऐसा कितने लोग हैं जिनको पढ़ने में बहुत मजा आता है लंबे टाइम तक। हाँ, और बोझ लेके नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट से पढ़ना है ना। टाइम टेबल बनाने का मतलब सर जो बोले, टाइम टेबल में क्वालिटी स्टडी, मतलब नहीं एकदम दिमाग में नहीं जा रहा है उस टाइम, थोड़ा आपको ब्रेक लेना है, लेकिन कम समय ही पढ़ो, लेकिन प्रोडक्टिव पढ़ो। और ऐसे मतलब इतने आवर्स पढ़ लिए दिन में, आवर्स जोड़ के नहीं पढ़ना है, कंटेंट
अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आज मेरे को इतना कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है और पॉजिटिव माइंडसेट से, है ना। अश्विनी सर बताएंगे। जॉब में रहते हुए जिला बल में थे सर, पहले कांस्टेबल, ड्यूटी करते हुए कैसे टाइम मैनेज किए और कैसे तैयारी करके आज सब इंस्पेक्टर बने। आप लोग तो फ्री हो ना, आपको बस पढ़ना है। आपके पास जो इंसान जॉब में था, मैं खुद था, लेकिन मेरा काम ऐसा था कि मेरे को टाइम मिलता था, मैं पढ़ाने का काम था, पढ़ना हो जाता था थोड़ा बहुत। तो सर कैसे मैनेज किए वो बताएंगे अश्विनी सर, अपना एक्सपीरियंस। हाँ पूछिए सर। मेजरमेंट में सर चेस्ट का सर 5 सेंटीमीटर सर फूलना चाहिए सर, वो मेरा नहीं हो रहा है, तो कैसे करें? फूलेगा फूलेगा, बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो आप डेली पुशअप लगाओ पहले, अभी से। कब है डेट सर? 30 जन। 30 जन बहुत टाइम है आपका, 5 नहीं 7 फुलवा देते हैं अभी, रुको, ठीक है। 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, डेली 20 पुशअप लगाओ। और जब चेस्ट का मेजरमेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में, उस टाइम अपना ऐसे चेस्ट फुला के मत रखो ना, उस टाइम नॉर्मल रखो एकदम, ताकि वो मेजरमेंट जो आपका होता है शुरुआत में 81 वाला, वो नॉर्मल कंडीशन में हो। जब आपको बोल रहे हैं फुलाने के लिए, उस टाइम आप मुंह से श्वास ना लेके किससे लो, नाक से लो, मुंह बंद रखो। नाक से लोगे जब, और उस टाइम जो होगा तो पूरा हवा किस में आएगा, फेफड़े में आएगा। मुंह से लेने में कुछ हवा नीचे चला जाता है ना, पेट में भी जाता है हवा, तो उसमें चेस्ट में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी हम लोग सर से डिस्कस ही कर रहे थे, इनका थोड़ा सा क्या है, मेहनत किए है ना, चेस्ट थोड़ा इनका कम था। हाँ दुबले पतले भाई, दुबले पतले है ना, इनका भी दुबले पतले हैं। हम लोग का 81 और 85 से मतलब नहीं, हम लोग का तो टेप फीता जो था वो बोले कि बस करो नहीं तो टूट जाएगा, ऐसे करके हम लोग शुरुआत से ऐसी हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। जो दुबले पतले हैं उनके में आता है प्रॉब्लम, है ना। तो आपको थोड़ा सा विंग्स से पीछे, विंग्स को हल्का खोल के रख लेना है ना। बहुत तरीका है, नापने टाइम में एकदम नॉर्मल लूज छोड़ना है, और फुलाते टाइम में आपको बहुत तरीका है, उस टाइम में आप उसको फॉलो करिए। और पुशअप लगाने से चेस्ट आपका थोड़ा सा ग्रोथ कर जाएगा। अभी बहुत टाइम है, 30 जनवरी में, है ना। तैरना आता है, स्विमिंग मत जाना। बाकी अश्विनी सर बताएंगे। थैंक यू दीपक सर। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन सर फिजिकल से रिलेटेड था कि सर फिजिकल में मतलब कितने नंबर का होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं उसमें? देखो फिजिकल 300 नंबर की होंगी, क्वालिफाइंग मार्क्स को मत देखिए आप 300 में 300 लाने की कोशिश कीजिए। फिजिकल के बारे में अधिक जानकारी मेरे पास सर देंगे, वो ज्यादा अच्छे से जानेंगे, हम तो अंडर में हैं उनके। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर बताइए। जैसे जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है सर, तो उसमें फिजिकल और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स ऐड होता है कि सिर्फ इंटरव्यू का? फिजिकल का जो 300 नंबर का रहेगा वो, और मेंस का 600 नंबर का, 200 नंबर का 3 पेपर रहेगा उसका, और इंटरव्यू, तीनों का मार्क्स जुड़ेंगे। प्री का क्वालिफाइंग रहता है, प्री अगले चरण में जाने के लिए, जिस प्रकार इन्होंने। ठीक हो गया। और कुछ क्वेश्चन आपसे? जिस प्रकार दीपक सर ने बताया और आदरणीय सर ने बताया हमारे कि चेस्ट वाला प्रॉब्लम है, इनको भी सर अच्छा से क्लेरिफाई करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। सर नौकरी में दिक्कत आ रहा है। बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए 5 मिनट बस, मैं बता दे रहा था। बहुत सारे एक्सरसाइज, बटरफ्लाई होता है, और एक पोल के सामने में रह के अप एंड डाउन बैठ सकते, उठ सकते हैं, ये सब बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। ठीक है, मैं पहले अपना बात बताता हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं एक रक्षक फिजिकल एकेडमी के नाम से एक एकेडमी चलाता हूँ, जो रजिस्टर्ड है पूरे छत्तीसगढ़ में। ओके, और मैं ये नहीं कि मैं इतना जल्दी एक्स सर्विसमैन कैसे हो गया। ठीक है, बहुत सारे परिस्थितियां रहती हैं फौज के अंदर, कि मैं उस समय कश्मीर में था। कश्मीर में जो कई वॉर होते रहते हैं, तो वो उस वॉर में मुझे गन शॉट लगा, मैं एक आतंकवादी खुद किल किया हूँ। तो उसमें फिर मेडिकल बोर्ड में होता है, मेडिकल बोर्ड का ऑप्शन होता है, तो मेडिकल बोर्ड के थ्रू मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे पीस में नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा फील्ड में नौकरी करना चाहा। मैंने 10 साल सर्विस किया आर्मी में। अग्निवीर नहीं हूं ना, आर्मी से प्योर आर्मी से था। आर्मी में क्या होगा, आपको फील्ड में नौकरी करने में बहुत मजा आता है, पीस में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। कई बच्चों का वो रहता है कि भाई हम तो फील्ड के लिए हैं, आर्मी में तो एक एडवेंचरस लाइफ जिएंगे, मजे करेंगे, वहां पे जाके मतलब बॉर्डर में जाना है, किसी का एम रहता है ना। तो हमारा भी ऐसे ही पहले से एम था कि हमने बॉर्डर में जाना है, वहां पे अपना ड्यूटी देना है।
क्योंकि ऐसे चीजों में इंटरेस्टेड ज्यादा था मैं, तो उसमें था। तो ये था वहां पे आरआर में था, तो मेरे पास गन शॉट लगे मुझे वॉर में, तो उसमें फिर मैं मेडिकल बोर्ड आउट हुआ वहां पे। तो मेडिकल बोर्ड आउट के बाद में 120 में होकर यहाँ पे आया। यहाँ पे 4 साल से मैं रक्षक फिजिकल अकेडमी चला रहा हूँ। अब पिछले बार में जो एसआई का था ना, तो उसमें यहाँ से बच्चे तकरीबन 50+ बच्चे हमारे पास आए थे, जो ये अकेडमी से थे, पटेल ट्यूटोरियल से थे। तो उसमें भी मेरा कुल टोटल 68 कैडेट सिलेक्ट हुए थे इस पूरे छत्तीसगढ़ में। 68 बच्चे पूरा सिलेक्शन लिए थे छत्तीसगढ़ एसआई में। तो सबसे ज्यादा इस इंस्टीट्यूट से थे, पटेल ट्यूटोरियल से। और यहाँ इस इंस्टीट्यूट की एक और खास बात है, हम लोग जिस समय मेहनत करते 2012-13 में भी एसआई का वैकेंसी आया था, उस समय में ये जो है पटेल ट्यूटोरियल बहुत हाईलाइट हुआ था। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे एक 100 बैच चला था, 100 कैडेट्स का बैच चला था, जिसमें से 96 कैडेट सेलेक्टेड हुए थे यहाँ से एसआई में। तो ये बहुत ज्यादा ये मतलब हाईलाइट हो गया था ये जो एसआई के लिए पटेल ट्यूटोरियल्स। तो देखिए यहाँ का पढ़ाई भी सटीक है। मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि पिछले बार भी ना बहुत सारे कैडेट मेरे पास आए थे और सेलेक्ट भी हो गए हैं। तो रिटर्न के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल का देखिए, एसआई बनना है, फिजिकल रिटर्न दोनों को पैरेलल चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट में कब आपको पता चलेगा, पता है, अब रिटर्न तो कर लेते हैं, रिटर्न निकाल लेते हैं, मेंस प्री सब निकाल लेंगे। जब फिजिकल में आएंगे ना तो समझ आता है कि हमें अरे यार हमको तो शुरू से थोड़ा तैयारी स्टार्ट कर लेना चाहिए था। अभी तो 80% आपको मेहनत करना है रिटर्न में ही, लेकिन कम से कम 20% आपको फिजिकल में भी देना पड़ेगा, ठीक है। एक दौर ऐसा आएगा कि 101% फिजिकल में ही देना पड़ेगा आपको समय, ठीक है। क्यों? मेंस के बाद तो आपको पूरा फिजिकल में ही टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अभी इनफैक्ट 20% तो दीजिए आप, कम से कम 1 घंटा आप फिजिकल में निकालिए, तब समझ आएगा, तब आपको इंप्रूवमेंट आएगा। जिस बच्चे के पास स्टेमिना है ना, उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और स्टेमिना पता है बहुत, जब रनिंग करेंगे आदमी तो अभी 1 राउंड भी रनिंग नहीं कर पाएगा, है ना। तो आप देखिए, पहले होता है चलते हैं बच्चे, चलने के बाद चलते हैं, चलने के बाद फिर दौड़ने स्टार्ट करते हैं। सेम अभी हमारा भी स्थिति यही है, ठीक है, कि हम पहले वहां पे आएंगे, वॉक कराएंगे, वॉक के बाद थोड़ा 2 राउंड, फिर 4 राउंड, फिर 5 राउंड, ये सब स्टेमिना इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। जिसके पास स्टेमिना होगा फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, इवेंट में जाते हैं, इवेंट फिर क्लियर करते हैं। जब एक बार आप इवेंट करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो डर निकल जाता है अंदर से, ठीक। अभी तो हर बच्चे तो हाई जंप नहीं कर सकते ना, यदि जो प्रैक्टिस नहीं किया हो तो। हाई जंप सबसे बड़ा चीज है ना, वही मेन रोल वो करता है। और रही बात देखो, आप मेंस में आप यदि क्वालिफाई हो गए, यदि जिस बच्चे का ज्यादा नंबर भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 400+ अच्छा नंबर होता है, 400+ समथिंग ज्यादा अच्छा नंबर होता है। 400+ है किसी बच्चे के पास, और किसी बच्चे के पास एकदम बॉर्डर में है 350, ठीक है। लेकिन वो बच्चा फिजिकल में अच्छा है, फिजिकल में अच्छा नंबर कवर कर लिया, अरे 200+ मार दिया, तो कहीं ना कहीं जो 400 नंबर वाला है 96 नंबर लाया, क्वालिफाई कर लिया। बट ये जो बच्चा है जो 350 वाला है, वो 200+ ज्यादा कर लिया, तो वो बढ़ गया ना उससे, तो है ना, तो उसको उसी वाइज रैंक मिलेगा फिर, ठीक है। ये जो सूबेदार है, ये अपना स्पेशल ब्रांच तो अलग होता है, लेकिन सूबेदार और एसआई में और प्लेटून कमांडर में ये सब चीज है कि आपको कौन सा रैंक मिलेगा। फिजिकल भी मैटर करता है, फिजिकल आपका अच्छा होगा तो आपको अच्छा रैंक मिल सकता है, ये भी है। और भी कोई दिक्कत है जो नौकनी है और ये है, सब बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, बहुत जल्दी हम लोग कर देते हैं उसको। यदि आपके प्रॉब्लम है तो वही है, अब यहाँ ग्राउंड में होता है, ग्राउंड की बात है, ग्राउंड में आओगे एक्सरसाइज कराएंगे, सब कुछ होगा। तो वो नौकनी और ये फ्लैट फुट का कोई ज्यादा मसला नहीं है, वो क्लियर हो जाता है। हाइट का है, हाइट का इशू होता है, लेकिन अभी तो हाइट नहीं मेजरमेंट, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाइट के लिए थोड़ा बढ़ाने के लिए समय चाहिए। और कुछ फिजिकल के नाम से, फिजिकल के संबंधित कुछ और भी? सर मेरे को कुछ पूछना है, ठीक। पहले तो गुड आफ्टरनून सर। जैसे मेरा हाई जंप हो जाता है, ठीक, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो रेती में करते हैं। और जैसे मेरे को सुनने में आया है, जैसे रायपुर में होता है फिजिकल, तो वहाँ पीछे साइड गद्दा बिछा रहता है, तो वो जैसे हाई जंप करने जाते हैं तो मतलब वहां जाने के बाद अलग से मतलब डर आ जाता है, जैसे कर नहीं पाते हैं, तो कैसे?
हाँ, देखिए हम क्या है ना, रेत में हमने प्रैक्टिस किया रेत में, और अचानक से वहां पे क्या मिल गया, मैट मिल गया, तो दिक्कत, क्योंकि मैट का सरफेस ऊपर रहता है कि नहीं। मैट आपको ये पता, आप किस चीज को कर रहे हैं फॉलो, मतलब हाई जंप में या बेली मार रहे हैं या सीजर कर रहे हैं, दो तरीके से करते हैं ना। टाइगर तो अलाउ नहीं है यहाँ पे। सर मैं कैची करती हूँ, मतलब सीजर मारते हैं आप, तो सीजर में थोड़ा डर लगता है क्योंकि वहां पे सरफेस ऊपर रहता है मैट में। ठीक है, बात कुछ ऐसा नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, मैट में और अच्छा बनता है, इसीलिए आपको मैट दिया जाता है। मैट में हाई जंप करने में और अच्छा है, और बहुत सॉफ्ट मैट होता है वो, उसमें कोई इंजरी नहीं आता। डर है, आप ओनली फॉर प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। यदि जैसे मैं कराता हूं, मैट में भी कराता हूं और सैंड में भी कराता हूं, दोनों में कराता हूं, तो यदि ये प्रैक्टिस है ना कि दोनों में आप करिए तब समझ आएगा ना, तो डर निकल जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो डर निकल जाएगा। आप एक बार जंप करेंगे तो उल्टा फिर उछलेंगे आप, ऐसे गद्दा रहता वहां पे। सर वही सुनने में आया था, ठीक, जैसे कि ऐसे नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक, वहां पर जैसे जाने से ना 1-2 जंप ऊपर हो जाता है ऐसे। हाँ, तो हाँ। ये सच है क्या? ऐसे ये सच है, सच है। और हाई जंप में पता है, जो गर्ल्स पार्टी होती है ना, उसके लिए हाई जंप थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग थोड़ा सा पहले से एक्टिव रहिए इस चीज के लिए। मैं अभी बोल रहा हूँ रिटर्न में ध्यान दीजिए, लेकिन 20% कहीं ना कहीं आपको फिजिकल में ध्यान देना होगा। एक बार डर निकल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरे को एक दूसरे देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है। पिछले बार क्या हुआ था, अधिकतर बच्चे ना टाइगर जंप करके चले गए थे, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट दिन में पूरा खत्म टाइगर जंप अलाउ नहीं किया। टाइगर जंप में तो हर बच्चे 60 में 60 मार दे रहे थे, लेकिन सीजर और ये अपना बेली 2 ही अलाउ किया, बाकी तो नहीं किया। हाँ, ये सब चीज था, तो फर्स्ट में ही वो लोग डाउन हो गए पूरा। तो ये चीज है, प्रैक्टिस यदि रहता ना दोनों का, सीजर, खैर मैं तो सीजर ही सिखाता हूं बच्चों को, सीजर बेस्ट है, सीजर करना चाहिए, क्योंकि वो आसान भी पड़ता है और आपको कहीं डरने की जरूरत भी नहीं है उसी के लिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए, और एक सही गाइडलाइन और सही ट्रैकर चाहिए आपको, बस, और कुछ नहीं है। सर जैसे मेरा मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन है, ठीक, जैसे रीजनिंग तो अच्छा बन जाता है, लेकिन मैथ में एकदम मतलब बनता है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है कि रीजनिंग ही पढूं, मैथ थोड़ा छोड़ दूं, तो क्या मतलब। मैं तो पहले ही बोला था ना, पढ़ने का मन नहीं करता है। नहीं ऐसा नहीं है, करता है, ठीक, लेकिन थोड़ा बोर आ जाता है मैथ्स में, जैसे ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक, फिर इसके अरे यार छोड़, रीजनिंग। हेलो, पहले जो सिंपल क्वेश्चन है उसको बनाओ, जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, भाग, बस उसी काम को करो एक दिन पूरा बैठ के, कम से कम 1 हफ्ते तक। फिर जब उसमें लय आ जाएगा ना, फिर सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करना, और रोज पढ़ना। मैथ्स और रीजनिंग ऐसा चीज है ना, यदि आप डेली नहीं पढ़ोगे, चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों न रहो, मैथ्स में नहीं बनने वाला। ये कहानी मैं बताता हूँ मेंस का। जब मैं 2017 में पीएससी मेंस दिया था, तो 10th क्लास में मेरा मैथ्स में 100 में 100 मिला था मुझे। तो मैं मैथ्स देखता ही था, बनता तो है ऐसा लगता था मुझे, तो मैं उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया। जब मैं परीक्षा में बैठा ना पढ़ना, तो मेरे से मैथ्स बना ही नहीं। तो आप बता रहा हूं आपको, जितना अच्छा मैथ्स बनता हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना बार बार, तब तक आपका मैथ्स नहीं बनना है। तो ये जो मैथ्स होता है, अभ्यास लगातार, डेली कम से कम 1 या 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। बातें हो गई, बैठिए, बातें हो गई, मन में कुछ और रहा पूछने का, पूछ सकते हैं किसी के भी मन में। लोग किए ना चर्चा, हम लोग जानबूझकर चले गए थे, ठीक है, ताकि आप लोग के मन में जो भी भाव हो आप पूछें, बात करें करके। अब उसके बाद सिलेबस और तैयारी, प्री और मेंस 2 है इसमें भी, तो उसमें प्री तो क्वालिफाइड है, जिसको अभी आपको किसी भी प्रकार से जुट करके क्लियर करना है प्री को। मेंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट, दीक्षित सर आपको मैं माइक दे रहा हूं 2 मिनट के लिए। मेंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने अंक का रहेगा, और किस सब्जेक्ट की, बैठिए ना, किस सब्जेक्ट की क्या भूमिका है,
ये आप जानते रहिएगा। तो देखिए, सम्मान मत छोड़िए, बोलना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, मुद्दे की बात क्या है कि जैसे मैं अपने सब्जेक्ट का 2 मिनट बस बात करूंगा। 200 का लैंग्वेज पेपर रहता है, जिसमें 75 इंग्लिश का है और 125 किसका है, हिंदी का है। और प्री और मेंस के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। मेंस में रस, छंद, अलंकार वगैरह कुछ पोर्शन जुड़ जाते हैं, और हिंदी में रहता क्या है, प्रश्न बन रहे लगता है, उसमें अपने को टेक्निकली जानना जरूरी रहता है। मतलब एकदम सिंपल सा टेक्निकल जानना, कि जैसे वो हंसजा का अर्थ पूछता है तो हमारा दिमाग सरस्वती पे जाता है और उत्तर यमुना ले लिया जाता है। बैठिए बैठिए। नहीं, मुख्य वक्ता भी नहीं हूं मैं, 2 मिनट में माइक छोड़ रहा हूं। मुख्य वक्ता इन्हीं लोग थे आज के। तो आपको मेंस में क्या करना रहेगा और वाइजली कैसे उससे बाहर आना रहता है ना। दीपक ही मुझको बता रहा था, शायद आपको बताया भी होगा। मेंस में 58 के आसपास प्रश्न हिंदी की इनकी कॉपी से आए थे। मैं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इवन एक जो रस, छंद, अलंकार नहीं फंसता बोलते हैं, उसमें एक दोहा था, पीपर पात सरिस मंडोला। मैं इनको कठिन से कठिन भी पढ़ा रहा था और बोला यार एसआई का पेपर है, देखिएगा ये पूछेगा, आप मुझसे बड़े बड़े रस, छंद, अलंकार। कुछ लोग रहते हैं एकदम खोजी लोग भी आते थे, वो 15-15, 20-20 क्वेश्चन लाते थे डाउट के। मैं बोला ये आएगा, इसको कॉपी में लिखो, इसमें ये अलंकार है, और वो डायरेक्ट दिखा। तो यहाँ पर अनुभव और हमारे इतने दिन का पढ़ाने का विश्वास काम आता है। तो सब चीजें आपको मिलेंगी, सहायता के रूप में मिलेंगी, ठीक है। आप पूरे विश्वास के साथ आइए, पढ़िए। सिलेबस और सारी चीजों को पॉइंट वाइज लास्ट सम अप करने के लिए मैं दीक्षित सर को माइक दे रहा हूं। प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस इसको बताएं। तो ठीक है बेटा, मतलब सारी चीजें तो आप लोगों को बताई जा चुकी हैं, है ना। और प्री मेंस, एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा अपने अनुभव से, जो तो कहने का मतलब ये था बेटा कि जैसे अभी कुछ चीजों को लेकर के क्लैरिटी नहीं है बच्चों में, छात्रों में, और जो क्लैरिटी की बात मैं कर रहा हूं, जैसे सब इंस्पेक्टर की तैयारी को लेकर के, जैसे भी आपको सर लोगों ने चर्चा किया होगा, तो प्री मेंस, उसके बाद से आपका फिजिकल, फिर इंटरव्यू और फिर फाइनल सिलेक्शन है। अब जैसे इसमें प्री और मेंस में देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन है, कुछ चीजें नई भी हैं जब आगे आप जाकर के पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे सर अभी आपको बता रहे थे, तो हिंदी के लिए जैसे 63 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से 58-59 सर के नोट्स में से ही आए, तो अभी दीपक ही बता रहे थे, उस समय हम लोग बैठे थे। तो हिंदी में भी आपको वेटेज मेंस में ज्यादा है, प्री में कम है। कुछ टॉपिक्स मेंस में एक्स्ट्रा है जिसको आपको प्री में नहीं पढ़ना है। इसलिए अगर हम प्री कम मेंस पढ़ेंगे तो मेंस की भी तैयारी नहीं हो पाएगी, प्री भी रह जाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले प्री पढ़ेंगे। हो सकता है कि 2-2.5 महीने का समय ही मिले, तो 2-2.5 महीने की तैयारी हम प्री की कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे 3-4 महीने मिलेगा तो उसके अपग्रेडेड वर्जन को जैसे आगे हम चलेंगे, तो जीएस में जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व वाला चैप्टर है, मानव अधिकार है, यातायात के नियम है, नक्सलवाद है, ये सब चीजें जो है, ये सब, हाँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी जोड़ दिया है। तो ये सब चीजें जो है मेंस में हम पढ़ पाएंगे। प्री के लिए समय कम है, अगर हम मेंस को भी साथ में लेकर के चलेंगे तो हो सकता है प्री ही ना निकले हमारा। इसलिए पहला फोकस प्री पर, उसके बाद फिर शिफ्ट करेंगे मेंस पर। एक बुनियाद बन जाएगा और फिर उसके बाद एक अच्छी इमारत हम मेंस की खड़ी कर सकते हैं। तो शुरुआत में हम लोग प्री की तैयारी करेंगे और क्लासेस जो है आप लोगों की कल से ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। 11 बजे से क्लास रहेगा, तो उसमें बैठ करके देखें और समयबद्ध तरीके से उसमें सिलेबस जो है, सारे सिलेबस डेली 3 से 4 क्लास डेली चलेगा और उसको कंप्लीट करेंगे 2-2.5 महीने में, ठीक है। तो इतनी जानकारी थी और अब इसके समापन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा सर कि हमारे बच्चों को थोड़ा मोमेंटो दे दिया जाए। मोमेंटो से सम्मानित करते हैं। सबसे पहले सर विनोद को सम्मानित करें। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन की सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर। सर इसके बाद सूबेदार साहब हमारे बस में है
ये कब बताया गया एक्टर भी। त्रिभुवन को सर मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। सूबेदार साहब को सर सत्यम हो गया। हाँ, हमारे सत्यवान को फिर हाँ ही मुमकिन है दो जहानों में, जज्बे इरादे और ये जुनून। इसके बाद अश्विनी को सर। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है हर बाजी। किशन सिंह सर हमारे जो फिजिकल में बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम वंदे मातरम। दीपक का मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम वंदे मातरम। क्या है बेटा, जिंदगी 4 दिन की है, 2 दिन ये सोचने में बीत जाता है कि अगले 2 दिन क्या करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि बिना सोचे जिंदगी को एंजॉय कर लेना चाहिए। आप जिस पल में हो वहां खुश रहो, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा बेटा सेमिनार, और आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो हम लोगों को अब इजाजत दीजिए, ठीक है बेटा, है ना। थैंक यू।